नमस्कार मित्रों, अभिवादन आपको। और आज सुबह लॉन्ग अवेटेड जो एक वीडियो था जिसे फवाद चौधरी ने रिकॉर्ड किया था कमर चीमा के साथ। बेसिकली उनका पॉडकास्ट था ये, व्लॉग नहीं था बल्कि पॉडकास्ट था। और ये पॉडकास्ट, इसका एडवर्टीजमेंट इन द सेंस, इसका जो एक स्लाइड, इसका एक पीस है, वो कमर चीमा साहब ने कई दिन पहले चलाया था। तो उम्मीद ये थी कि शायद उनके टाइमलाइन पर जल्दी से आएगा, उनके उनके जो उनका यूट्यूब का हैंडल है, मगर वो हुआ नहीं। और आज सवेरे आया, और उस सवेरे जब मैंने उसके उनके व्लॉग को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने फवाद को बड़े सालों बाद देखा, तो कई कई साल हो गए, मतलब जब से पीटीआई की सरकार गिरी तब से मैंने देखा ही नहीं था उसको। तो एक तो ये लगा कि लगता है जेल ने थोड़ा सा अच्छा फर्क डाला है भाई की, सेहत थोड़ी कम हुई है, पेट अंदर हो गया था, और जो पहले फूला हुआ था मामला वो नहीं था। ये भी हो सकता है कि पावर में से बाहर रहने के बाद में हो सकता है जिम की याद आ गई हो, तो शायद उसका इम्पैक्ट हो, या कि एम ही खाली बैठा हुआ आदमी है, तो मैंने कहा चलो यार क्या कर रहा है, कुछ नहीं तो धन बैठ ही लगा लो, हो सकता है कुछ कसरत शुरू कर दी हो। तो कुछ इस तरह का सिलसिला। लेकिन जो चीज मुझे हैरान करने लायक थी, या शायद मैं नहीं जानता कि उसको हैरानी भी कहूँ या नहीं, वो ये कि वो जिस फूहड़ तरीके से, मतलब ये मैं जानता था हमेशा से, ये मुझे मालूम था, मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है कि फवाद चौधरी पावर हंग्री हैं। वो हमेशा सत्ता के पीछे जाते हैं, सत्ता के भूखे हैं, और अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट रखने के लिए कुछ भी करेंगे। आई मीन, बेसिकली ये ट्रेड तो देखा जाए किसी भी पॉलिटिशियन का होता है, लेकिन कुछ लोग शायद इसको थोड़ा-सा मॉडेस्ट तरीके से ले सकते हैं, सभ्य तरीके से उस पे काम कर सकते हैं। फवाद चौधरी उनमें से नहीं है, और स्पेशली जब से वो इमरान खान की संगत में रहे पीटीआई में, तो कहना ही क्या। और बेशर्मी का आलम ये है कि आजकल वो कह रहे हैं कि मैंने कौन सा पीटीआई कभी छोड़ी थी। दूसरी तरफ पीटीआई वाले उनसे अपना नाता झाड़ रहे हैं कि भैया ये हमारी पार्टी में नहीं है, हम नहीं जानते इसको। तो बेसिकली और इस बीच में एक और कमाल की बात हुई, वो इस इंटरव्यू में भी आप देखेंगे। इसमें वो कमाल की बात ये कर रहे हैं, अचानक नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ की, कि पार्टी की जो नवाज शरीफ हैं वही इस पॉलिटिकल सिस्टम को लेके आगे चल सकते हैं। आखिर 84-85 से पॉलिटिक्स में है, तो उनको पूरा तजुर्बा है, यहाँ का पूरा इतिहास जानते हैं, सफर किया उन्होंने। ये वही आदमी है फवाद चौधरी। मैं फिर आपको याद दिलाऊं, जब 2018 में पीटीआई की सरकार आई थी इमरान खान की, और एक दिन की बात है कि नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट आना था, नेशनल असेंबली को कहते हैं लोग। जब बात की गई फवाद चौधरी से, तो फवाद चौधरी ने पूरी बेशर्मी से कहा कि अब उनकी पॉलिटिक्स इतनी ही रह गई है कि वो पार्लियामेंट आए और 2-4 लोगों से मिल लें, क्योंकि बाकी अमली तौर पर प्रैक्टिकली नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है पाकिस्तान से। ये 2018 था, और समय चक्र घूमा, और आज हालात ये हैं कि वो उन्हीं फवाद चौधरी पर सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पीएमएलएन में पीटीआई टूटने के बाद नहीं आना चाहते थे, या पीपीपी में नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट पीपीपी में तो इन्होंने फॉर्मली कोशिश भी की थी, लेकिन जरदारी या बिलावल, स्पेशली बिलावल ने इनको मुंह नहीं लगाया था। तो खैर, हम आपको दिखाते हैं आज की ये बातचीत, जिसमें इंटरेस्टिंगली आप नोटिस कीजिएगा कि कई जगह पर बड़ा माइल्डली सही, पर कमर चीमा ने काउंटर आर्गुमेंट को बिल्ट अप करने की कोशिश की। लेकिन आप ये हम बेसिकली वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो पर साथ-साथ आपके साथ टिप्पणी भी करेंगे कि बेसिकली आज उन्होंने जग जाहिर कर दिया अपने आप को, फवाद चौधरी ने, इस लिहाज से कि कितनी फूहड़ता है उनके अंदर चीज़ों को लेकर। तो खैर, आइए देखते हैं फवाद चौधरी को और करते हैं उस पर बात। मेरे साथ एक बड़ी पॉपुलर, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं फवाद चौधरी साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिनिस्टर रहे हैं, और 2-4 दिन पहले की बात है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी इनका जिक्र किया। तो मैंने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दें और पूछें कि नरेंद्र मोदी साहब क्या मसला है आपसे,
फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया सर। चौधरी साहब, आपने राहुल गांधी को मुश्किल में डाल दिया है। अब तो वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के बारे में नॉर्मली बात नहीं करते, उन्होंने तो क्वेश्चन किया कि जी देखें, नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तानी मिनिस्टर चाहते हैं कि शहजादा हुकूमत में आए। तो क्या आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं? क्या वजह सर? नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा, और कांग्रेस के जो सेक्रेटरी साहब हैं अलवी साहब, उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का चूंकि ज़्यादा ताल्लुक है मोदी साहब से दबाव में। मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो अपने लोगों को बहुत ही कोई अहमक समझते हैं, और उनको लगता है कि शायद पाकिस्तानी कोई नेता, पाकिस्तान का कोई लीडर जो है वो बात करेगा तो हिंदुस्तान के लोग अपनी ओपिनियन चेंज कर लेंगे, या चीज़ें उनकी सोच इतनी तक है कि जो भी पाकिस्तान से बात करेगा हमने उसकी मुखालफत करनी। तो दिस शोज अ काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी एंड इवन कांग्रेस टुवर्ड्स देयर वोटर। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अभी आपने तब्दीली देखी है और लोगों ने एक बहुत इंडिपेंडेंटली वोट किया है, मेरे नज़र में हिंदुस्तान का जो वोटर है वो भी एक बहुत अक्लमंद और आम जनता जो है वहाँ की, वो बड़ी एक वाइज लोग हैं। नरेंद्र मोदी की जो मुखालफत है वो मैं तो ज़ाहिर है ना मोदी साहब को जानता हूँ ना राहुल को जानता हूँ, लेकिन एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एंड दैट प्रिंसिपल इज दैट वी मस्ट अपोज एक्सट्रीमिज्म। जो भी कट्टरपंथी हैं हमें उसको अपोज करना है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान। मित्रों जरा गौर कीजिए, एक तो वो बात कर रहे हैं इलेक्शन के फेयरनेस की, कि कितना फ्रीली पाकिस्तान में वोट हुआ है पाकिस्तान के इलेक्शन में। मतलब वो इलेक्शन जिसे दुनिया में एक आदमी मानने को तैयार नहीं है, दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक शख्स से मानने को तैयार नहीं है कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है। आज के बल्कि हालात ये हैं कि वो पार्टी जिसको फवाद चौधरी अपना कहते हैं और वो पार्टी इनको अपना नहीं कहती है, यानी पीटीआई, इमरान खान की पार्टी, वो भी कहती है ये इलेक्शन चोरी किया गया है। और तो और सरप्राइजिंगली इवन वो पार्टी जो इलेक्शन जीती है वो भी कह रही है कि मेरा इलेक्शन चोरी हो गया। मतलब ये एक रेयर इंस्टेंस है दुनिया की हिस्ट्री में, जहां पर जीतने वाला भी कह रहा है इलेक्शन में धांधली हुई है, हारने वाला भी कह रहा है इलेक्शन में धांधली हुई है। और उस इलेक्शन को आदरणीय फवाद चौधरी कह रहे हैं कि लोगों ने कितना फ्रीली वोट किया है। हालात ये है लोगों ने कि इतना इलेक्शन फ्रीली के वोट रिजल्ट्स जिनको ट्राइब्यूनल में चैलेंज, मैं बोल रहा हूँ कि इतना फ्रीली वोट किया कि ना ईयू ने ना इवन यूएस के प्रेसिडेंट ने इनको कांग्रेचुलेशन विश किया, आज तक नहीं किया। जी बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें हैरानी की बात यह है जुनैद जी कि दुनिया में वेस्टर्न मुल्क, यूरोप के मुल्कों में से सिवाय टर्की के किसी यूरोपियन मुल्क ने कांग्रेचुलेट नहीं किया। अमेरिका ने आज तक कांग्रेचुलेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना काम चला दिया। एक जो आई थिंक जो फॉरेन सेक्रेटरी उनके ब्लिंकन, उन्होंने मैसेज दे दिया था कुछ, दैट इज इट। बट आज तक किसी ने, और बाय द वे इस बात को बार बार अंडरलाइन करके किस शख्स ने कहा है, पाकिस्तान से एक शख्स जिसने इस फैक्ट को जिसको हम रेफर कर रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा अंडरलाइन किया है, वो वही आदमी है जो फवाद चौधरी के सामने बैठा है, कमर चीमा। कमर चीमा ने एक नहीं सैकड़ों बार अपने शोज में जब से इलेक्शन हुए बार बार ये बात कही है कि अबे कोई बधाई तो दे दो, प्राइम मिनिस्टर को कोई कांग्रेचुलेट क्यों नहीं करता। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में से किसी ने आज तक कांग्रेचुलेट नहीं किया और किसी ने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। अमेरिका की कांग्रेस में बाकायदा क्वेश्चंस हुए हैं और डोनाल्ड लू ने ये बात कही है वहां पर, जब उसकी टेस्टिमनी हुई थी, उस टेस्टिमनी में डोनाल्ड लू ने बात कही है कि नहीं, ये इलेक्शन कहीं से भी फेयर नहीं थे, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। उस इलेक्शन को जनाब फवाद चौधरी कह रहे हैं लोगों ने कितना फ्रीली वोट किया है। इससे पता लगता है कि दरअसल जेल में कितना फ्रीली डंडा चला है और वो उनकी सेहत में भी नजर आ रहा है। तो इससे पता लगता है जबान जब बदल जाती है ना। देखिए फवाद चौधरी के बारे में मैं आपको एक बात बड़ी साफ बताता हूँ, अदाएं इनकी होती हैं, लफ्ज इनके नहीं होते। लफ्ज वहीं से आते हैं, अड्डे से।
तो फिलहाल जो 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 अदाएँ हैं वो उनकी हैं, तो वो अदाएँ दिखा रहे हैं बस, आगे देखते हैं। पाकिस्तान हो और आप चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे भी जो मुसलमान कट्टरपंथी हैं, दहशत इंतहा पसंद हैं, मैं उनके भी उतने ही निशाने पे रहता हूँ जितना मैं आरएसएस या बीजेपी के निशाने पे हूँ। कब? आजकल कब? असल में तो खैर जब से ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, जिसको ये ऑपरेशन स्विफ्ट आउट कर रहे हैं, बाय द वे इनका तो कभी किसी ने नाम भी नहीं लिया। मतलब इनकी हैसियत या औकात तो कभी इतनी रही भी नहीं कि ये कि बीजेपी या आरएसएस फवाद चौधरी का नाम ले। इनका कौन तुम कौन, मैं खामखा वाली बात है कि कौन पूछता है तुमको यार हिंदुस्तान में, यू नो आपकी औकात हमेशा से ये थी कि आप पीटीआई के बिहाफ पे बकबक करें, उस बकबक के लिए आपको आपका अपना ही इलेक्शन कमीशन नोटिस दे दे और वहां जाके भी आप हाथ जोड़ के खड़े रहे कि सर जी मैंने थोड़ी कहा, मुझे तो इमरान खान ने कहा था, हमारी पार्टी ने कहा था, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, जो मुझे कहने के लिए कह देते हैं मैं कह देता हूँ, ये कहकर बसते रहे और ये जनाब बातें बना रहे हैं। और देखिए ये जो बात हो रही है कि खैर मैं आपको कुछ चीज़ें तो आज रिवील करनी पड़ेंगी मुझे, कुछ चीज़ों पे तो हम बात करेंगे ही इनको लेकर, लेकिन ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस जिसकी ये बार-बार बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़्म को हमें अपोज़ करना है, प्रोसेसेस को की तो हमें ख़्याल करना ही पड़ेगा, प्रोसेस पूरे हों। प्रोसेसेस अपने मुल्क में कितने पूरे हुए इनके, ये एक अलग मुद्दा है। और आज नहीं, 70 साल में कौन-सा इलेक्शन था जिसमें प्रोसेस पूरे किए गए। पावर में तो हमेशा वही आता है जिसे जिसे फौज कहते हैं। तो देखें जरा, आप कुछ कहेंगे इस पे जुनैद? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे और मुझे समझ में नहीं आया कब ये एक्सट्रीमिस्ट के कौन-सा एक्सट्रीमिस्ट है जिन्होंने इनको टारगेट किया है। एक दफ़ा इन्होंने ज़ैद हामिद को एक लाइव टीवी में जाके डाँट-डूट दिया था, बस वही है। बाकी इन्होंने कभी तालिबान के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं। उल्टे ये और इनकी पार्टी सपोर्टर्स रही है और इनकी जो इनिशियल जर्नी है, वो तो क्या ये जो परवेज़ मुशर्रफ है, वहीं से शुरू हुई है। काफ लीग और से आए, फिर वो प प जो इन्होंने पार्टी बनाई थी मुशर्रफ ने, उसमें चले गए। फिर वहाँ से पीपीपी, फिर ये पीटीआई इधर-उधर घूमते आए हैं। तो सर, ये अरे अब मैं आपको बताऊँ इनकी जर्नी शुरू होती है, इनकी जर्नी शुरू होती है इनके चचा जान के यहाँ से जो जज थे और ये बाकायदा हामिद खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ये उनके बिहाफ पे रिश्वतें लेते थे कोर्ट में। वो है इनकी जर्नी का इतिहास और आज तक हामिद खान को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी। ना उन पे आज तक कोई डिफेमेशन का केस डाला कि आपने मेरे खिलाफ ऐसे कैसे लिख दिया है। तो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन सच ये है कि फवाद चौधरी साहब की जो यात्रा है, वो तो आई मीन कहते हैं ना, सूप बोले-बोले छलनी क्या बोले। मतलब पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है, जहाँ इन्होंने धक्के नहीं खाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो मतलब इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको ले नहीं रही है, क्योंकि ये हर एक में पहले रह चुके हैं और हर एक को गच्चा देकर भाग गए। और मैं आप लोगों को कई-कई बार ये बात बता चुका हूँ कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में जब मैंने इनके अपने पार्टनर से पता किया था, तो उसने हँस के मुझे ये कहा था, "जो जो पावर में आ रहा होगा वहीं चले जाएँगे।" सीधी-सी बात है। तो वो अब और वो लोग जो हैं, हमें पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की बात सिखा रहे हैं। हमें ये बता रहे हैं कि साहब एक्सट्रीमिज़्म को हमें अपोज़ करना है। वो आदमी जो भली पार्लियामेंट में पाकिस्तान की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करता था, दूसरे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, वो। सिर्फ़ महेश जी, इसलिए एक कि चीज़ उससे है इमरान जो खान की वाहवाही मिलती थी। इन्होंने सारी पॉलिटिकल जी। पार्टियों को बेवकूफ़ बनाया है और सब पार्टियों में रहे हैं, एक्सेप्ट पीएमएलएन। पीएमएलक्यू में ये इनिशियली थे, जो काफ लीग है। उसके बाद से वो जो मुशर्रफ ने एक पार्टी बनाई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 9-10 के आस-पास बनाई थी। उसमें 2 ढाई साल के वक़्फ़ा के लिए रहे। फिर पीपीपी में गए, हुँ। फिर पीपीपी से पीटीआई में आए थे। लेकिन ये नवाज़ शरीफ के पार्टी में कभी नहीं रहे और अभी रिसेंट टाइम में जो इन्होंने मक्खन लगाना शुरू किया नवाज़ शरीफ को, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी है कि वो अपना कोटा पूरा करे कि मेरी सबको टोपी पहुँचा। जिस समय पी जी, बोल पी जब पीटीआई की सरकार गिर रही थी और हुँ, और जो है ये तय था कि भई पीएमएल
ये जो पीडीएम की सरकार आएगी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उस समय पर पंजाब के कुछ लीडर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ट्विटर पे, उनसे मेरी बात हुई थी। उन सब ने ये कहा, और मैंने जस्ट टटोलने की कोशिश की थी, भाई फवाद भाई का क्या होगा? और सब ने मुझे ये कहा कि भाई साहब हम पार्टी छोड़ देंगे फवाद हमारी पार्टी में आया तो। हमें नहीं रहना अपनी पार्टी में भी अगर फवाद वहाँ आ गया, क्योंकि उसका मतलब होगा कि हमारी तमाम पॉलिटिक्स से हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। खैर, देखिए ज़रा आगे क्या कहते हैं जनाब। और पुलवामा का जो वाक़या, उसके बाद जो पाकिस्तान ने वहाँ पे ऑपरेशन किया था, और जिसमें अभिनंदन जो है वो हमने अरेस्ट किए थे, उसके बाद से ही आरएसएस और बीजेपी और ये जो एक हिंदू महासभा का एक पूरा नैरेटिव है जो ज़ाहिर है 1920 से चल रहा है, उन्होंने मुझे अपने निशाने पे रखा हुआ है और मुझ पे बहुत तनकीद होती है। और इस तरह जैसे पाकिस्तान में टीएलपी और ये कमाल है। दूसरी इंतहापसंद जमातें जो है वो मुझे जरा देखें मित्रों, ये कंपेयर कर रहे हैं हिंदू महासभा। ढूंढ महासभा। के दिखाओ कहाँ है हिंदू महासभा आज की पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। मैं इनको वही यही सोच नहीं रहा हूँ पता। कि हिंदू महासभा कहाँ है, मैं एग्जिस्ट आपको कहाँ यही करती बताता है। रहता हूँ, ये 47 में अभी भी मैं है। यही बताने की कोशिश करता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान जी ये 1947 में अभी भी अटके हुए जी हैं, इनका जुनेद, रील। मैं बोल रहा हूँ इनकी रील अभी भी नहीं ये आप देखिए। 1947 में और अटकी हुई है। बाय द वे 1920 की बात कर रहे हैं, 1920 की बात ये कर रहे हैं। 1920 में इनसे पूछो कि भैया 1920 में आरएसएस कब बनी? आरएसएस तो बनी 1924 में है। 22 इनको अपना हिस्ट्री भी नहीं पता। 22-24 का। ये बिना, ये ऐसे जाहिल गंवार हैं, यू नो, कि बिना किसी होमवर्क के बस मुंह खोलना है, कहीं भी आके पटाखे के साथ मुंह खोल दो और जो मुंह से निकल जाएगा निकल जाएगा। कौन पूछने वाला है? सामने बैठा हुआ शख्स जो है वो भी तैयारी में नहीं आया, वो अभी बैठा हुआ बस मुस्कुरा रहा है, तो उसको फवाद चौधरी मिल गया, उसके बल्ले बल्ले हो गए। क्या महेश मुश्किल है जी, यार, क्या ये कहा जो यार। वर्ड जो खैर, हम भारतीयों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अहमक, एक्चुअल में ये खुद अहमक है। अव्वल दर्जे के। और ये दरअसल ये लफ्ज भी इनके यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों के लिए कौन इस्तेमाल करता है? जैद हमें। वो भी राइट, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं। जैद में से एक है जो 26/11 को ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था लाइव टीवी पर, और मैं आज तक भूला नहीं उसको। मुझे पूरा यकीन है हमारे हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी जो हैं वो कभी नहीं भूलेंगे उस दिन को, और उस दिन जो कुछ नहीं हुआ था भूलेंगे। वो, और जिन लोगों ने वो सब किया था उनको। तो खैर ना देखते हैं आगे क्या भूलेंगे करें। ना भूलने देंगे। तनकीद का निशाना बनाती हैं। बट इसलिए ही मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट का इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पे लिबरल प्रोग्रेसिव वॉइसेस जो हैं वो आए। और इस वक्त नरेंद्र मोदी तो आपको हंस लेना चाहिए, थोड़ा सा हंस लीजिए। ये कौन बोल रहा है लिबरल एंड प्रोग्रेसिव? ये वो कह रहे हैं कि जब इनका अपना चचा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, ये साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे उसके। एक औरत जो अपने घर से कार लेकर बाहर निकलती है, उसको पकड़ के रेप कर दिया जाता है, और इनका प्राइम मिनिस्टर लिबरल प्रोग्रेसिव, ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ ग्रेजुएट, वो कहता है रात को कार लेके बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? सारी जिम्मेदारी उस औरत पे आप डाल दी। साहिवाल वाले केस की बात कर आज रहे तक हैं। उसके कल्प्रिट नहीं आपने पकड़े। वो जो साहिवाल मोटरवे जो केस है उसकी बात कर रहे हैं आप, नहीं, अगर मैं सही गलत वाला नहीं केस हूँ नहीं था तो। वो, सही यही पंजाब का केस था वो। हाँ, वो नहीं साहिवाल का और नहीं, ये अलग केस था, मगर ये मुझे जगह का नाम है, आई थिंक पंजाब में कहीं था। बट व्हाटएवर, हाउ डज इट मैटर? असली बात ये है कि ये केस हुआ था, एंड ये इनके प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन था उस लिबरल प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर का जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, और उस जिसकी अच्छा महेश जी, एक जिसके और ये चीज़ गाने जो गाते इन्होंने हैं, जिस बोली अभी पार्टी रिसेंटली, के आज भी अपने आप को। पुलवामा के बारे में इन्होंने बड़ा शुरू इनिशिएशन वहीं से की। तो इन्होंने जो इनकी जो सेनेट है वहाँ पे जाके बोला था ना कि इमरान खान की क़यादत में पुलवामा में हमने कामयाबी हासिल की। तो इन्होंने क्लेम किया था कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया था 40 भारतीय सैनिकों को शहीद करके। तो ये तो कांग्रेचुलेट कर रहे थे उस बात को कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, तो ये खुद एक्सट्रीमिस्ट है ना? हुँ, ये खुद एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये खुद एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, ये उस आइडियोलॉजी को बिलॉन्ग करते हैं। ये खुद वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं।
ये चेहरे बदलने से, मुखौटे बदलने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। ना ही उसका व्यवहार बदल जाता है और ना ही उसकी सोच बदल जाती है। ना सोच बदलती है, ना व्यवहार बदलता है, मुखौटे बदलने से। और पार्टियों में जाना सिर्फ़ राजनीतिक मुखौटा लगाना होता है, फवाद चौधरी के लिए। सर, एक आपने नफ़रत का बड़ा निशान इंटरेस्टिंग है, बात बोला। चाहे इसमें वो बस एक छोटा-सा और कंक्लूजन मैं एक इंतहा-पसंदी का पॉइंट निशान है। ऐड करूँगा। मुझे तो बहुत ही 1 मिनट दुःख के है लिए इस पॉज़ कर लें। जब ये पीटीआई जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, इमरान खान आने वाले थे और इनको बहुत मास लेवल पे प्रमोट किया जा रहा था। भारत में भी इनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मोदी जी से मीटिंग्स हो रही थी। तो हमारे यहाँ आंटी जो लोग हैं, जिनके बारे में अक्सर तारिक फ़तेह साहब बोला करते थे कि हाउ हैंडसम ही इज़। तो उन आंटी लोग भी बहुत फ़ेवरेट हुआ करते थे और एक आध आंटियों से मेरी मुलाकात भी हुई थी, जो इमरान खान कर रहे होते थे। तो उस वक़्त मैंने किसी से कन्फर्म करने की कोशिश की कि इमरान खान क्या चीज़ क्या है, ये पीटीआई क्या चीज़ है? तो उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ में बोल दिया था, पीटीआई इज़ न्यू जमात-ए-इस्लामी। और लास्ट में वही निकला। हुँ, हुँ। बाय द वे, ये जो आपने कहा ना मोदी जी से मुलाकात, वो तो ऐसी मुलाकात थी कि यू नो मतलब क्या कहा जाए, मतलब मुझे अच्छे से वो, अगर आप फ़ोटोग्राफ देखें, आपको उस दिन का फ़ोटोग्राफ देखिए आप इमरान खान का, तो ऐसा बुझा-बुझा सा निकला था मोदी जी के यहाँ से कि क्या पूछो। और एक ही पूछा गया था इनसे कि भई वो क्रिकेटिंग टाइज़ के लिए मोदी जी ने कहा, बोले जी कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिए। इमरान ने मुस्कुराने जा घर जा, होली क्रिकेटिंग टाइज़ तेरे साथ। तो मैंने कहा जी कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ़ मुस्कुरा दिए। मोदी जी का विज़न क्लियर था, उनको पता है इससे बात करने का क्या फ़ायदा। असली चीज़ें तो जीएचयू से होनी है। तो ये आया है, चाय पिए मस्त, 2 हल्की-फुल्की बातें करो और घर में सब कैसे है, ऐसा करके फिर जाओ, ठीक है, हैप्पी, इतना करके खत्म कर दिया वो उन्होंने मीटिंग। और घर में भी कौन सा ऐसी कोई था, अकेला ही तो है, तब तक इसकी शादी भी नहीं हुई थी। हुँ, ज़माना वो तलाक दिए बैठा था, अगली शादी हुई नहीं थी। हाँ, हुँ, खैर, देखिए क्या करें। बात का कि पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो जो प हमारी लीडरशिप थी उस वक़्त, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों, बाकी लोग हों, हमने वादा किया था हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कि हम उनकी जो इंटरेस्ट्स होंगे, हम उनको सेफगार्ड करेंगे, हम उनके लिए खड़े होंगे। आज जो कश्मीर के में हुआ है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान से एक आवाज़ नहीं है उनके लिए उठ रही। इससे बड़ा दुःख क्या होगा? मेरी नज़र में हमने अपनी एक इंटरनेशनल पोस्चरिंग, इंटरनेशनल पोजीशन तो बहुत बर्बाद कर ली है। हम रीजन के अंदर हम समझते हैं अब ज़रा सोचें, ये जो कश्मीर का रोना रो रहे हैं, ये तो पावर में थे। हुँ, इमरान खान पावर में था, कश्मीर में जो कुछ हुआ था। हुँ, और ये इसने सिवाय वो एक टाँग पे खड़े होने के जुम्मे के रोज़, वो भी एक ही जुम्मे को हुआ था। और क्या किया था? तो पता नहीं उसमें इमरान खान कहाँ था उस दिन? 1 घंटे आधे घंटे जो है वो जब एक पैर पे खड़ा होना था, तो वो दोपहरी में जुम्मे की नमाज़ के साथ में। तो वो ये क्या बोल रहे हैं? और कश्मीर में क्या हो रहा है? जी हाँ, कश्मीर में ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है यूएई से, आपका बिरादर मुल्क हुँ, वहाँ से। कुछ और? G20 की मीटिंग हुई है वहाँ पे, और बताइए? है कि हुँ, नहीं? G7 की मीटिंग हुई है, G20 की वहाँ मीटिंग हो रही है, और बताएँ? ये हो रहा है कश्मीर में। आपके यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है? और बाय द वे फवाद साहब, जो कुछ आप बोल रहे हैं कश्मीर के बारे में, क्या ये इंटरव्यू अगर आपका न जाने कब रिकॉर्ड हुआ है, पर कम से कम हुँ, ऑफ़िशियली अब आकर, जो कुछ पिछले दिनों से चल रहा है, 1 साल से हुँ, आपके ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में कुछ बोल के तो देखो ना, कि आपके यहाँ क्या हो रहा है? वो कैसा एक्सट्रीमिज़्म है? वो आपकी कश्मीर कमेटी चला रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का लेबल लगा के। कि हम बड़े कमाल। रेलिवेंट हैं और हमने बिट्रे किया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को और कश्मीर को इस सारे मामले में। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आप बात कर रहे हैं कि नफरत की बात कर रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 80% लोग हिंदू हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो एक टी सेलर है, एक आम आदमी है, अनएजुकेटेड बंदा था, उसने 15 साल गुजरात में सर्व किया एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, 10 साल सेंटर में किया, लेकिन लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हमें लोगों की जो चॉइस है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके हम कहें कि वो क्यों वहाँ पे आ रहा है? लोग इंडिया की
यही चाहते हैं। वो कहते हैं उसने तो हमें 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी है, वो तो अनएजुकेटेड बंदा है। अब पाकिस्तान में देखें, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट रहे हैं, कौन कौन हमारी लीडरशिप में पढ़े लिखे लोग रहे हैं, हमें वो मुकाम नहीं दे सके जो एक वो अनएजुकेटेड बंदा बात कर रहा है। तो हमें उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि उसको तीसरी दफ़ा भी करना चाह रहे हैं, रखना लाना चाह रहे हैं। जाहिर है कि जो भी वोटर फैसला करेगा, रिस्पेक्ट तो उसकी होगी, लेकिन अगर प्रोसेस आप जो है वो ऐसा हो जाए कि जिसमें वोटर को चॉइस का मौका ही ना मिले, उस पर तो तनकीद करनी ही चाहिए। पहली बात तो ये देखिए ना कि जिस तरह से अब जरा सोचे, ये प्रोसेस कौन तय करता है? वोटर की चॉइस की मुद्दा जो है वो कोई एक लीडर, पर्टिकुलर लीडर जो है वो तय करेगा क्या? और क्या केजरीवाल को नेशनल लीडर हो गया क्या? क्या केजरीवाल नेशनल लीडर हो गया? मतलब 3 सीट लेके वो क्या मतलब 300 सीट के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा जाकर, राइट? मतलब ये क्या फजूल की बातें हैं जिनको ये आगे उठाने जा रहे हैं। जिस राहुल गांधी का गाना गा रहे हैं वो बेचारा अपनी सीट नहीं तय कर पा रहा है, मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूं? बनने चले प्राइम मिनिस्टर। तो आई मीन इन भाइयों को मतलब कम से कम मुझे लगता है कि गैरी कास्परोव को ज़्यादा पता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में इन साहब के मुकाबले। वो ज़्यादा बेहतर ट्वीट्स करता है। तो खैर क्या कहा जाए? मतलब मुझे तो हैरत होती है अच्छा महेश जी, कि एक और चीज़ इन्होंने इनिशियली क्या बोला? जब ये वीडियो जब शुरू कर रहे थे, तो इन्होंने क्या बोला कि हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जब आप खुद बोलो हिंदुस्तान के बेवकूफ़ नहीं है, तो उनकी चॉइसेस कैसे गलत हो सकती हैं? भारत के लोगों ने ही मोदी को चुना है ना। तो भारत के लोग ही अगर मोदी उसके को हटाना चाहेंगे तो अलावा हटाएँगे। जुनैद एग्ज़ैक्टली एंड सेकंडली प्रोसेसेस की बात वो करे, जो प्रोसेसेस के बारे में कुछ जानता हो, नंबर 1। दूसरी बात कि उन प्रोसेसेस को अपने यहाँ पे अप्लाई किया हो। भई आपने अपने यहाँ प्रोसेसेस को कब अप्लाई किया? और अगर आपको ये नज़र आता है कि कितना फ्रीली लोगों ने वोट किया है, तो यू नो किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए फिर तो आदमी को। कि अगर इसे कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हुआ है वहाँ पर अभी, जहाँ पर जेल से निकाल के लीडर लाए जा रहे थे और वो तुरंत आए कहते थे मेरा 9 मई से कोई लेना-देना नहीं है, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, धड़ाम बाहर। ह शर्त मतलब जजेस मज़ाक उड़ा रहे थे कि भई आप फिर अरेस्ट होके आ गए, आपने लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो मतलब जजेस मज़ाक उड़ा रहे थे कि भई हमने तो छोड़ दिया था, वापस आ गए तो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ताकि छूट जाओ। तो आप ज़रा सोचिए उस प्रोसेस को ये हमारे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर था। लोगों ने फ्रीली वोट किया है। अगर फ्रीली वोट किया है तो जनाब आपकी पार्टी नवाज़ शरीफ के खिलाफ डॉक्टर जो डॉक्टर साहिबा लड़ी हैं आपकी, जो हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की, उनके लिए क्यों आप परेशान हैं फिर? क्यों उसके खिलाफ ट्राइब्यूनल में गए हुए हैं आप? तब मैं सब कुछ तो फ्री एंड फेयर हुआ है। महेश जी महेश जी, हुँ? ये बात जो बोल रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, ये बोल सही रहे हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, काउंटिंग फ्री एंड फेयर नहीं हुई है। तो ही इज़ टेक्निकली राइट। उनके यहाँ एटलीस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, काउंटिंग नहीं होती, तो वो गलत कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, मतलब इनका पूरा का पूरा आरटीएस सिस्टम बैठ गया था 2018 के इलेक्शन में। उनको वो नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या था? वो आरटीएस सिस्टम जो बैठा था, आरटीएस जो बैठा था, वो क्या यूँ ही बैठ गया था? किसी ने बिठाया था ना। इस बार भी जो काउंटिंग के टाइम पे अब लोग क्या कह रहे हैं कि भई ये फॉर्म 45 की गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और ये साहब क्या कह रहे हैं? फ्री एंड फेयर। लोगों ने कितना फ्रीली वोट किया है। आई मीन और ये कमेंट करेंगे इंडिया के इलेक्शन पे, मतलब वो मुल्क जिसने हिस्ट्री में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देखा, वो मुल्क के बासिंदे कमेंट कर रहे हैं उस इलेक्शन पर जहां पर दुनिया में कोई शक नहीं करता है। यहाँ पर कभी कोई आवाज ही नहीं उठती कि कोई धांधली हो गई है। इनका मुल्क वो है जहां हर इलेक्शन में हर सीट पर धांधली हो रही होती है। जैसा मैंने बताया कि जीतने वाला भी कह रहा है धांधली हो गई, हारने वाला भी कह रहा है धांधली हो गई। खैर नरेंद्र मोदी जो है उसने क्या किया है हिंदुस्तान में? एक तरफ तो उन्होंने एक एक्सट्रीमिज्म बेस्ड, एक कट्टरपंथी बेस्ड अपनी पॉलिटिक्स बनाई, और चाहे ये योगी हो, अमित हो, ये जो दो औरतें ले आए हैं, ये अंगना और दूसरी अपनी जो है ये कंगना रनौत और ये नहीं, ये जो अमेठी से जो इलेक्शन लड़ रही हैं, स्मृति ईरानी। इस तरह की औरतों के ऊपर जो है वो उन्होंने एक नफरत पे मबनी पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी।
आज हिंदुस्तान की मईशत जो है वो असल मईशत जो कांग्रेस का फेलियर है आज। कांग्रेस का फेलियर है असल मंशद। देखिएगा असल मंशद जो कांग्रेस का फेलियर है, एक बात इसको याद रखिएगा, आगे उसको ये डिस्क्राइब करेंगे कि उनका सक्सेस है। एक दूसरी बात ये करें, दो औरतें, जिन औरतों का बात कर रहे हैं, किसकी है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अब इनके बिरादर मुल्क में गई हुई थी ना, और हाँ इन्होंने देखा नहीं कि वहां पर कैसा कर लें, और वरना अपने आप को फांसी लगाए। दूसरी तरफ मित्रों ये जरा सोचे, वो फवाद चौधरी हैं जो सुषमा स्वराज के लिए कहते थे, महेश भाई समझ नहीं आती है भाषा, उनकी थोड़ी मुश्किल वाली हिंदी बोलती हैं, लेकिन जो भी बोलती हैं बहुत अच्छा लगता है। तो हिंदुस्तान में ये जिन औरतों का आप नाम ले रहे हैं, उनके पास ओरेटरी ही तो है। और दूसरी बात, क्या कर रहे हो फवाद भाई, आप तो इन फिल्म स्टारों का इंटरव्यू लेने के लिए पीछे भागते थे। आप तो इनके इंटरव्यू लेने के चक्कर में थे कि किस-किस को जानते हो, किस-किस के इंटरव्यू लेने हैं। क्या कर रहे हैं आप यार? आज आप इनको ये औरतें, आपको ये औरतें बुरी लग रही हैं। अपनी पॉलिटिक्स के चलते अपने ही आप को कितनी बार झुठलाओगे और किस-किस तरह से झुठलाओगे? ऐसे नहीं करो। लोग जानते हैं अच्छा, एक आपको। और चीज़, फवाद चौधरी ने जो क्लेम किया कि कश्मीर में बहुत एट्रोसिटीज़ हो रही है, ये सैला रशीद का अभी थोड़ी देर पहले का उनका एक ट्वीट है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें वो लग्ज़री कार चला रही हैं श्रीनगर में, हाँ, ऐसे ठीक नहीं है? दिखेगा। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए अगर आपको दिखाना है, पर ऐसे नहीं आएगा ये। हाँ, कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन में न्यूज़ में भी आ जाएगा, आज शाम तक न्यूज़ में भी आ जाएगा ऐसे। तो वो हुँ। श्रीनगर में लग्ज़री गाड़ी चला रही हैं, ठीक है? और एकदम हुँ, मस्त हाईवे पे म्यूज़िक लगा के, और कोई हुँ। दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, कोई अवरोध नहीं। और पीओके में क्या हो रहा है, इनकी सेनाएँ भाग रही हैं, ठीक है? भारत का झंडा लहराया जा रहा है, ठीक है? तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसी कौन-सी एट्रोसिटी हो रही है कि वो लग्ज़री गाड़ी चला रही है, हमारी देश की लड़कियाँ, ठीक है? वो एट्रोसिटी हो रही है। तो परमात्मा करे, भगवान करे, अल्लाह करे कि पूरी दुनिया में ऐसी ही एट्रोसिटीज़ हो, अगर ये एट्रोसिटी है तो। नहीं इतना ही जो आप ये देखिए जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहाँ तो अब देखिए कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, उसने जब इन्होंने 144 लगाई है और उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जो प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है, आप ये देखें जुनैद, जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये कहा है कि जो पुलिस वाला आएगा, अगर वो हमारे किसी घर में घुसा, तो ज़िंदा वापस नहीं आएगा। और आप ये देखिए कि कल असिस्टेंट कमिश्नर के कपड़े उतर गए थे और वो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो किसी को मार नहीं रहे, मगर हाँ, उनके अगेंस्ट अगर वायलेंस हो रहा है तो ज़ाहिर है वो फिर रिटेलिएट करेंगे। और आप ये देखें कि तो उन तमाम लोगों को जिस तरह से वायलेंटली ट्रीट किया जा रहा है, वो एट्रोसिटी नज़र नहीं आ रही, वो एक्सट्रीमिज़्म इनको नज़र नहीं आ रहा है। और किस बात के लिए मारा जा रहा है? आटा माँगने के लिए, बिजली माँगने के लिए, क्योंकि उन्हीं के इलाके से वो चीज़ें पैदा हो रही हैं। बिजली उनके इलाके से पैदा हो रही है पूरे पाकिस्तान के लिए, और वो अगर अपने लिए ज़रा-सी बिजली उसमें से माँग रहे हैं, ज़रा-सी बिजली। अगर 8000 9000 मेगावाट पैदा हो रही है वहाँ से, और वो माँग क्या रहे हैं 500 मेगावाट अपने लिए, 400-500 मेगावाट, वो ना दिखे। ये ठीक वैसा ही है कि बलूचिस्तान में गैस पूरे नहीं पहुँच पाकिस्तान को वहाँ से गैस सप्लाई हो रही है, लेकिन जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं, कोई गैस नहीं उनके ऊपर। ऊपर से बिजली की तार जा रही है, बिजली नहीं है, वो सीधे पंजाब के लिए जा रही है। बलूची बेचारा बैठा रहेगा। तो ये ऐसे लोग जो हैं, ये एक्सट्रीमिज़्म का पाठ पढ़ाने निकले हैं दुनिया में। क्या कहा जाए? की मईशत तो मनमोहन सिंह की बनाई हुई मईशत है। ये वो प्रिंसिपल है। और मनमोहन सिंह तो हमारे आपको पता है झेलम झेलम के के हाँ। ही इज अ प्राउड, वी आर ऑब्वियसली प्राउड, ही इज अ प्राउड, ही वाज अ प्राउड सन ऑफ झेलम। तो आज हिंदुस्तान की जो मईशत है वो तो मनमोहन सिंह जी के दिए हुए असूलों पर, प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो आगे गई। इसने आके ये किया है मुझे लगा ये बोल ना देते नरेंद्र कि मोदी ने भारत की कि जो मईशत है वो एक कॉर्पोरेट पाकिस्तान की ग्रुप वहां देन है। खड़ा मुझे कर दिया मुझे है। लगा एक आज पल भी के लिए आप बोल ना देखिए ना दे ये। कि फॉर एग्जांपल ये अयोध्या एक एक पल के लिए हाँ, मुझे क्या कह रहे लगा हैं? कि एक पल के लिए मुझे लगा कि ये बोल ना दे कि भारत की जो इकोनॉमी है, वो पाकिस्तान की ही देन है। क्योंकि मनमोहन सिंह पाकिस्तान से थे, इसलिए वो उन्हीं की देन है।
नहीं, पर इनको ये एक चीज़ बताना भूल गए ना कि अभी जब मरियम नवाज़ हुँ, शरीफ ने हुँ, ओथ ली थी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा है हुँ, कि भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है, वो तो नवाज़ शरीफ की पार्टी नवाज़ शरीफ का रिफॉर्म था जिसको उन्होंने फॉलो किया है। मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसीज़ बनाई या फॉलो की, वो तो नवाज़ शरीफ की पॉलिसी थी। तो हुँ, पाकिस्तान वाले पहले आपस में बैठ के देख लें कि यार दरअसल भारत में पॉलिसी लगी किसकी? आपस में तय कर लें पहले। वो कह रही है कि नवाज़ शरीफ बिल्कुल की सही बात। पॉलिसी को मनमोहन सिंह ने लगाया। ये कह रहे हैं हुँ, मनमोहन सिंह की। और फिर ये क्या कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस का फेलियर है। अगर कांग्रेस का फेलियर है तो उसकी पॉलिसी सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? तो आई मीन ये इंटरव्यू जो है ना ये बड़ा मतलब मैं क्या कहूँ? फवाद भाई गज़ब है। तो आपको मैंने इसलिए कहा था कि ज़रा याद रखिएगा ये क्या कहना है कि ये कांग्रेस का फेलियर है, भारत की इकोनॉमी। और फिर वो क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह की बनाई हुई फाउंडेशन है, जिस पे इन लोगों ने काम किया है। हाँ, और प्राउड सन ऑफ झेलम तो भई हुँ, बुला लिया होता ना उस टाइम पे उसको झेलम में। बड़ी तो कोशिशें की थी, वो गए थे क्या? नहीं गए ना। हुँ, इवन रिटायर होने के बाद भी नहीं गए, जब पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए तब भी नहीं गए। हुँ, का जब इसने ये किया है, जिसको ज़ाहिर है हम तो अवध कहते हैं, जो हम उर्दू बोलने वाले हैं, और जो अवध की शामें और उसके ऊपर सारी एक हमारी तो एक पूरी उर्दू अदब की एक तारीख जुड़ी हुई है इस खत्ते से। ये यूपी का, फैज़ाबाद का, अयोध्या का जो इलाका है, और इसको में अगर जो इन्होंने अभी बाबरी मस्जिद को जिस तरह शहीद किया और राम मंदिर बनाया, ये तारीख बदलना चाहते हैं। और वहाँ पर आप ज़रा देखिए लोग कौन थे? वहाँ पर कोई गरीब आदमी तो नहीं था, वहाँ पे सारे बिलियनर ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अडानी, अंबानी और जो रईस लोग वहाँ आए हुए थे। इनको ये नहीं नज़र आया कि वो हुँ, तब से वहाँ पर जो रेला लगा हुआ है और क जो लोग पूरी दुनिया से वहाँ आ जा रहे हैं, वो हुँ, फॉर्च्यूनली को नज़र नहीं आ रहा है। ये अगेन एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, फूहड़ कोशिश है। दरअसल मित्रों मैं आपको 100 बातों की बात बताऊँ, जो इस इंटरव्यू को देखते हुए मुझे बार-बार फ़ील होता है, वो ये कि फवाद चौधरी अपने पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने की, अपने आप को रिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने राहुल हुँ, गांधी की उस ट्वीट पे ना लिखा होता जो जो इन्होंने ट्वीट की थी राहुल गांधी को लेकर, तो आपको क्या लगता है ये कमर चीमा इस समय फवाद चौधरी का इंटरव्यू कर रहे होते? रिलीज़ हुए इनको कई महीने हो गए हैं। बिल्कुल आज नहीं। तक इनका कोई इंटरव्यू आया क्या? हुँ, पाकिस्तानी मीडिया में? किसी अखबार ने छापा इनको? नहीं। और देखिए कितनी बार एक आदमी पाकिस्तान का मिनिस्टर रह चुका है, मुशर्रफ का स्पोक्स पर्सन रह चुका है, उसको अपनी बात कहने के लिए जाना कहाँ पड़ा है? हुँ, पाकिस्तान के एक यूट्यूबर के पास। न पाकिस्तानी अखबार में कोई उससे बात करने को तैयार है, न पाकिस्तानी टीवी में कोई बात करने को तैयार है। और ये सब कहाँ हो रहा है? वहाँ जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और लोगों ने फ्रीली हुँ, एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ हो रहा है। हुँ। क्या आप कुछ कहेंगे जुनैद? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, इसमें कुछ नया ऐड करने को नहीं है। जो हैं वो उन्होंने इकट्ठे किए हैं। हिंदुस्तान को इसमें आके एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी का हम बात करते हैं ना, ये रेप्लिका है इस वक़्त अयूब खान की इकोनॉमी का। जहाँ पर जो 70% दौलत है, वो सिर्फ़ 100 ख़ानदानों ने इस वक़्त हिंदुस्तान में काबू की हुई है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो अयूब खान के दौर में 20 ख़ानदान थे, अब 50 हो गए होंगे। ये जो डिवीज़न है इसकी वेल्थ की, इट्स इनॉर्मसली प्रॉब्लमैटिक इन इंडिया, एज़ इज़ पाकिस्तान ऑल्सो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो आप अंबानी की अब शादी देखें जो अभी हुई है, वो क्या कोई इनसेन, इतनी गुर्बत में एक मुल्क जो है उसके अंदर इतनी इंसेंसिटिव आदमी बैठा हुआ है, अंबानी, कि वो अरबों रुपए हाउ अब इनसेंसिटिव ज़रा सोचिए अंबानी। मित्रों, ये वाह! कैसी बकवास है? जी, जी, बोलें। मतलब सही बात है, कितने इनसेंसिटिव है। कहने का मतलब कि जितना पैसा इन्होंने खर्चा किया उसमें से कुछ हमें दे देते, तो मुल्क का कुछ तो होता। तो ही इज़ टेक्निकली राइट। मुनक्का। अंबानी जी को कुछ हुँ। करना चाहिए। हुँ, नहीं, पर मेरा कहना ये है कि भई उन्होंने जो पैसा खर्चा, अपनी अकाउंट से खर्चा, जो पैसा खर्चा वो बाज़ार में आया। इंडिया की इकोनॉमी में वो पैसा घूम रहा है। इंडिया में जो लोग काम करते हैं, उनमें वो पैसा गया है। पेमेंट्स हुई हैं, ज़ाहिर है वो पूरे बाज़ार का हिस्सा है।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मजदूरों को गुजरे बिना बात में। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा, बाय द वे इतना ही सब कुछ इंसेन लग रहा था तुम्हारे यहाँ किस बात के लिए न्यूज़ हो रही थी उनकी? तब तो तुम्हारे में से ये हो रहा था कि हाय रे! हमारे बाबर आजम को नहीं बुलाया। अगर बाबर आजम आता मतलब वो भी कुछ खा जाता माल यहाँ से। है नहीं? कुछ माल भी मिल जाता, लिफाफा भी मिल जाता और कुछ खाना भी मिल जाता। यू नो? तो फवाद चौधरी इसका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए इकोनॉमी को लेकर। फवाद चौधरी इज अ नोबडी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। इस देश बिल्कुल। में एलन मस्क आ रहे हैं, इस देश में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, इस देश में एप्पल के प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहे हैं, वो डबल करने जा रहे हैं। तो बेसिकली किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए फवाद चौधरी का दुनिया में। He is a big nobody when it comes to economics, and if he is such a brilliant brain in economy, तो उनके पास 4.5 साल थे। 4-4.5 साल जो वो पीटीआई के राज में वो बैठे हुए थे, तब कुछ कर लेते। जरा पूछें कि भाई आपने ब्रॉडकास्टिंग में आप थे, आपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में क्या कर लिया? सिवाय लोगों को गाली देने के पार्लियामेंट में, आपका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को क्या था? कुछ नहीं था। आप जाके टीवी के एंकर्स को झापड़ मार रहे थे भरी पार्टियों में। ये पावर का ये गुरूर क्या हिंदुस्तान में कोई दिखा सकता है? क्या हिंदुस्तान में मुबस्सिर कोई लुकमान की आप मिनिस्टर बात कर रहे हैं। जाकर जी, जो तो मुबस्सिर आप जरा हाँ, सोचें कि क्या हिंदुस्तान में कोई कल्पना भी कर सकता है इस बात की कि कोई नेता जाकर किसी टीवी एंकर को भरी पार्टी में या किसी शादी के अंदर झापड़ मार दे? पब्लिक अपॉलॉजीज करेगा वो महज आदमी। ही वो जिस तरीके से इन्होंने मारा, एक पल के लिए वो खुद शॉक हो गए कि ये क्या हुआ मेरे साथ। उन्हें पता भी नहीं था बिल्कुल कि ऐसा कुछ हो भी सकता है उनके साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनथिंकेबल है भाई किसी भी आदमी के लिए। मतलब ये पागलपन जिसको ये इनसेन कह रहे हैं ना, पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखें कि खुद कितना इनसेन बिहेवियर करते रहे हो आप। दिस इज कॉल्ड इंसैनिटी, जो इन्होंने किया था मुबस्सिर लुकमान के साथ। दैट इज कॉल्ड इंसैनिटी। मतलब आप जिस आदमी के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वो भूत प्रेतों से पूरी कैबिनेट चलाता था, लोगों की अपॉइंटमेंट फोटो दिखा के करवाता था अपनी बीवी को, और ये चले हैं लोगों की विशेष को रिस्पेक्ट करने के लिए, ये लोगों की विशेष को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो लोग हैं, आई मीन ब्लडी जोकर्स। पे उन्होंने बेटे और उसके बेटे की शादी पे लगा दिए हैं, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि लोग जिस तरह के हैं। और फिर ये जो टाटाज एंड बिरला एंड अंबानीज, दे आर स्पॉन्सरिंग दिस हिंदू महासभा। और ये कॉरपोरेट जो एक आई वुड से कम्युनिटी है इंडिया की बड़ी थोड़ी, जिन्होंने सारे वसाइल पे कब्जा किया है, और वो अब हिंदू एक्सट्रीमिज्म के ऊपर रिलाय करके मोदी को बड़ा कर रहे हैं। सो जहाँ पे भी, ये राहुल गांधी का मसला नहीं है, जो भी उनके मुकाबले पे खड़ा है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हैं, चाहे वो केजरीवाल हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, जो भी इनके मुकाबले पे खड़ा है उसको पूरी हमायत दी जानी चाहिए। अच्छा जॉर्ज साहब ये बताएं कि जरा बताएं ये कौन होते हैं हिमायत देने वाले? और तुमने हिमायत देनी है, पाकिस्तान में देते रहो हिमायत, यार कौन मना कर रहा है? बट पाकिस्तानी हिंदुस्तान में वोट देने नहीं आते मियाँ, क्या कर रहे हो? देते रहो हिमायत हवा में। तुम्हारी हिमायत अपनी पार्टी की हिमायत करके अपनी पार्टी को वोट दिला लो यार। वो पार्टी जो तुमको मानती ही नहीं है कि तुम कौन हो, वो तुमको अपना नहीं मानती, तुम घुसे जा रहे हो अंदर के, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। नहीं, वो कहते हैं परे हो, दूर रहे। और आप चलेंगे राहुल गांधी की हिमायत करने? नहीं भैया, कुछ नहीं होने वाला। मणिशेखर अय्यर जैसे लोग अब यहाँ नहीं बसते पॉलिटिक्स में, वो साइड लाइन हो चुके हैं। फवाद चौधरी जी समझो ना, मणिशंकर आते हैं, सैम पित्रोदा ने आप देखिए जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं रहता, अपनी पोस्ट पे ही नहीं रहता, वो एडवाइजर तो राहुल गांधी भाग गया हो। ये किस्सा है, आपको पता ही नहीं है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या है, कहाँ है, कैसे है और कहाँ जा रही है। हो सके तो कुछ सीख लो लोगों से, जाके कुछ पढ़ लिख लो। अब अगेन वो बड़ा सवाल है। जुनैद, आप कुछ कहना चाहेंगे?
बस यही कि ये अहमकाना बयान देना बंद करें। नहीं, नहीं, ये बेसिकली अहमकाना बयान देना ज़रूरत है। अगर इस पे नहीं बात करेंगे, तो किस बारे में बात करेंगे? कुछ है भी तो नहीं हाथ में। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हाथ में, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है साथ में। मगज मार रहे हैं, मगज मार रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं। कोई तो ले ले, यू नो कुछ तो दे दे दाता के नाम पे। नहीं नहीं कुछ मिल पा रहा है। क्या करेंगे आप? मैं जी इसको थोड़े शॉर्ट में करते दिन हैं पहले ताकि भारत के पूरा डिफेंस वीडियो मिनिस्टर कवर हो राजनाथ जाए। सिंह ने स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान के अंदर हम सॉरी? शॉर्ट शॉर्ट में करते हैं ताकि हमारा पूरा वीडियो कवर हो जाए। आधे घंटे का वीडियो कवर नहीं हो पाएगा ऐसे। हाँ जी 20 बंदे घुस के मारे। गार्डियन की रिपोर्ट आई, बाद में उनसे इंटरव्यू किया गया CNN न्यूज़ 18 ने। चोर साहब आप बड़ा तगड़ा बोलते थे भारत के बारे में, पार्लियामेंट में जब होते थे तब भी बोलते थे, मीडिया में भी बोलते थे। ये पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं देता? मतलब इतनी बड़ी बात है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाँ जी हमने बंदे हम घुस के मारेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर साइलेंस है। इसकी क्या वजह है? लीडरशिप की कमी है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो जेल में था जी और वहीं पे मैंने ये पढ़ा, और अभी भी मैं बाहर आके मैं हैरान हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में तो क़यामत आ जानी चाहिए थी। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया। आई मीन व्हाट द हेल। कोई यहाँ पे एक मौत का सा सकूत है। इट्स टेकन एज बिजनेस एज यूजुअल। आपकी रियासत ख़त्म हो गई है इसके बाद। अगर रियासत का क्या मतलब है कि एक बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर हमारी हकमियत है। अगर हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना कैजुअली ये कह रहा है कि हमने आपके अंदर घुस के आपके 20 बंदे मार दिए हैं और यहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, परवाही नहीं किसी को कोई हो। असल में हमारी हुकूमत में तो खैर क्या वो बंदा बात करे, चूँकि हमारे अपने शहरियों की ही कोई इज्जत नहीं है हमारी रियासत के नज़दीक। हमारे शहरी जिस तरह भी आपने देखा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जिस इज्जत की बात कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि स्टेट ने रिएक्ट नहीं किया या गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया, इनसे पूछो कि आपके ही यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस बता रहे थे ना कि वो अभिनंदन को छोड़ने के चक्कर में बाजवा की पैंट गीली हो रही थी, टांगें काँप रही थी। ये सब इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस बोलते रहे। इमरान खान डरा हुआ था, यू नो सो ये सारी बातें आपके सामने हैं। डिफेंस, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, कोई यू नो क्या हालात थे आप जानते हैं, और ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं। कांपे टांग जो रही हमने थी। अभिनंदन को अरेस्ट, हाँ, कांपे टांग रही थी इनकी, बिल्कुल। तो मतलब हद है कि झूठ बोलो भी तो इस लेवल का कि बस जिसके आगे आदमी बहस करने की गुंजाइश ही नहीं, तुमने कहा, ये बोल लेते हैं जो बोलना है। उस लेवल का झूठ बोलते हैं लोग। उठा के ले गए, फेंका, मारा। चूंकि अपनी शहरियों की कोई इज्जत नहीं है तो वो समझते हैं बाहर के आके भी मार जाएं तो क्या होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वो सेंसिटिव होती है अपने शहरियों के लिए। और अगर आपने इतना कैजुअली लेना है तो फिर तो रियासत के मानी ही ख़त्म हो गए, फिर तो मुल्क की कोई रह ही नहीं गई। मैं जी ये क्या बोले, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, और अभी क्या बोले थे, फ्री एंड फेयर आप इलेक्शन कुछ कह रहे थे विवेक? कमाल है। ये अभी क्या बोल रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, और फिर क्या बोल रहे हैं आप कुछ देर contradiction, पहले कि फ्री एंड फेयर। एग्जैक्टली। हाँ, लोगों ने फ्रीली वोट किया है, लोगों ने फ्रीली वोट किया है। और दूसरी बात कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जब अपना काम कर रही थी, मतलब एक ऐसा इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर हुआ आपके मुताबिक, जो गवर्नमेंट पावर में आई, वो अपना काम कर रही थी, तो वो क्या हालात थे जिनमें आप गाड़ी से निकलकर हाँफते हुए भागे थे कोर्ट रूम के अंदर, और आपने बाहर निकलने से मना कर दिया था कि पहले मेरे को सिक्योर करो तब मैं बाहर निकलूंगा, नहीं मैं नहीं जाता। आधी रात के बाद तक आप वहीं कोर्ट रूम में बंद कर लिया था अपने आप को आपने। तो यू नो कमाल करते हो यार, सिस्टम को काम नहीं करने देते आप। सिस्टम आपके पास आ रहा था आपको लेने के लिए, आपके वेलकम के लिए, और आप सिस्टम के पास नहीं गए। ऐसे कैसे होता है? हैसियत और अहमियत ही ख़त्म हो गई ना अगर इस तरह से। मेरे ख्याल में बहुत वीक रिस्पॉन्स था।
बहुत हर पाकिस्तानी को इस पे बहुत दुखी होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। तो चौर साहब, ये अभी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर राइज है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों साइलेंट है? वो तो बात करती है डेमोक्रेसी की, वो बात करती है सिविल सोसाइटी की, मीडिया फ्रीडम की, इन प्रिंसिपल्स की बात करती है, लेकिन इंडिया के अंदर वो खामोश हैं। वो कहते हैं कि हम, अगर लेट से अमेरिकन ने या जर्मन्स ने बात की, जब केजरीवाल को पकड़ा गया तो उन्होंने बाकायदा उनके डिप्लोमेट्स को समन कर लिया और उनको सब कर दिया। आप क्या समझते हैं कि दुनिया डिपेंडेंट है कि आज के भारत के ऊपर बात ही नहीं की जा सकती और वो जो मर्जी कर रहे हैं अब उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? मेरा ख्याल है नहीं, अभी जो रिसेंट किया हुआ है मामला, ये जो इन्होंने कनाडा में और अमेरिका में लोग जो हैं जाके मारे हैं, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हुकूमत खामोश बैठी रही और अभी भी बैठी हुई है, वहाँ पे एक्चुअली मत से कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, अमेरिकन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नहीं चल सकता। यूके ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, ये बड़ी गलती की है नरेंद्र मोदी ने ये करके। और अभी तो मैं सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी खबर आ रही थी कि अजीत डोभाल को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जा रहा है इन मुल्कों में, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, मैं ये समझता हूँ। ये कुछ नहीं समझ, मैंने आदमी हंस के मर जाए, ऐसे ऐसे सपने देख रहे हैं। आप जरा सोचिए, पन्नू की बात हो रही है, सॉरी तो अमेरिका में है, ये जो निज्जर की बात हो रही है कनाडा वाले, निज्जर के लिए जो 3 लोग पकड़े गए अब तक, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो तीनों स्टूडेंट वीजा पे दिए गए थे। अब वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पर बताया गया है कि मतलब इन द मैटर ऑफ डेज उनको वीजा दिया गया है। दैट मीन्स कि बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट को इतनी जल्दी थी वीजा देने की और लोगों से पैसे लेने की कि जल्दी आए, पैसे आए स्टूडेंट्स को। बेसिकली इमिग्रेशन में जो इनकी इमिग्रेशन ऑफिस है, उसने तो सीधे से बता दिया है, जो एजेंसीज हैं, कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का चेकअप नहीं करते हम स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ इमिग्रेशन का जो मिनिस्टर है, उसने सीधे सीधे झूठ बोला आकर टीवी पे कि नहीं हम चेक करते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर उसने दिया कि जी करते हैं, और एंड दैट्स इट। लेकिन जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो पेपर प्रोसेसिंग करती हैं, उन्होंने साफ ये कहा कि हम कोई क्रिमिनल चेक नहीं करते हैं हमारे बैकग्राउंड का। और इसके नतीजे में क्या हुआ है, जनवरी में इनके लॉज में बदलाव किया गया है इसको लेकर, जनवरी के महीने में भी। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कितना जगह जगह पर झूठ बोला जा रहा है, नैरेटिव बिल्टअप किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको याद होगा ना, मैं बहुत दिन से, बहुत महीनों से आपसे लोगों से कह रहा हूँ कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के आसपास ऐसे ऐसे नैरेटिव आपको आते मिलेंगे, ऐसी ऐसी भी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी कि जो लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक के फ्रेमवर्क में कहीं फिट नहीं हो पाएंगी। तो बची बात पन्नू की। पन्नू को लेकर अगर भारत पे इतना ही दबाव था, जाहिर है भारत पे वो अपना वर्बल दबाव जो डालते हैं, वो डालते हैं अमेरिकन, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, जहां वो भारत को कुछ चीजें मनवाना चाह रहे हैं, तो वो कहानी उन्होंने कर रखी है। आप देखिएगा इलेक्शन खत्म हो जाए और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पन्नू केस कहाँ गया। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये पन्नू वाला केस गायब मिलेगा आपको इलेक्शन के बाद, जून के बाद में। कोई माइकल लाल इस पर बात नहीं करेगा, बिल्कुल जैसी गवर्नमेंट ऑपरेट होती है। ये सिर्फ तमाशा खड़ा ही इस बात के लिए किया गया है कि अराउंड इलेक्शन गवर्नमेंट को यहाँ पर पुश बैक दिया जाए। इट्स ओनली दैट, नथिंग एल्स। हैड इट नॉट बीन द केस, मुझे बताइए, जब कांग्रेस में बात आई थी पन्नू के चक्कर में कि नहीं इंडिया को ड्रोन सप्लाई नहीं किए जाए, तो कौन गया था अमेरिकन कांग्रेस में डिफेंड करने के लिए इंडिया को? खुद बाइडेन, कि नहीं विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ड्रोन जाने दो, माल आना चाहिए इंडिया वाला, दुकान चलती रहनी चाहिए, सैंक्शंस तो लगते रहते हैं, माल बस आना सब चलते चाहिए। रहेंगे। खैर बस वो कहते हैं ना, वो बस जो क्या कहते हैं, इज्जत आनी आनी चीज है। इज्जत आनी आनी चीज है, क्यों इनकी बस अदाएं देखो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इस मसले के ऊपर, मुद्दे के ऊपर कोई रोल अदा नहीं किया। और चूँकि और बांग्लादेश तो आपको पता है वो तो सब्सिडरी बन गया है अभी, हसीना वाजद तो सब्सिडरी है नरेंद्र मोदी की। तो इस रीजन से कोई कंसर्न जो है वो इनको नहीं आ रहा, जो कि एक अनफॉर्चुनेट है और होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता यही है कि जो वक्त गुजरेगा और आगे जाएगा,
उसमें ये देखिए ना, ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज होता है या हिंदुस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, उसका डायरेक्ट थ्रेट है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ये ना कोई समझे कि हिंदुस्तान के अंदर जो कमाल है भाई। अब जरा सोचिए कौन बोल रहा है ये? हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज्म आएगा तो कहाँ से आएगा बेटा? तुम्हारे यहाँ से तो आता है। तुम्हारी दुकान बंद हो जाए तो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म आना बंद हो गया है। खेल तो सारे का सारा यही है। जी जुनैद, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मतलब ये जो 2-3 दिन पहले इनके जो आईएसपीआर ने बोला कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसको सुन के मुझे इतना दर्द हुआ पेट में कि बेचारे आतंकवादी जाएँगे कहाँ? और आज वो बोल रहे हैं कि इस रीजन में भारत से टेररिज्म जाएगा। क्या बोला जाए? तो आप देखिए ना, कर दिया ना आतंकवादियों का अंजाम। उन्होंने उनको शामिल शामिल करवा दिया उसमें आईएसकेपी में। हुँ, जितने बिल्कुल। एलईडी के थे सबको मार डाल दिया। हुँ, खैर, तो ऑलराइट। कुछ होता रहेगा, हमें क्या है? जिस तरह हम बैठे हुए हैं ना हर काम के ऊपर सानू की, ये नहीं, इस तरह नहीं होता। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं और ये तो रीजन में हम बड़े आपस में क्लोज हैं। और जो सिखों के साथ जिस तरह से इस वक्त वहाँ पे एक जुल्म और इस्तबदाद हो रहा है, जो पंजाब के ऊपर उसका डायरेक्ट अब जरा सोचिए सिखों को लेकर यहाँ क्या हो रहा है भाई? जरा कुछ समझाए मुझे। कुछ नहीं हो कौन सी खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ चल ग्राउंड पे रही है? कुछ है एग्ज़िस्ट करता है। एट्रॉसिटीज हो रही हैं सिखों के ऊपर। और मजे की बात क्या है, जो सज्जन इनका इंटरव्यू ले रहे हैं कमर चीमा, वही अपने शोज में 20 बार बोल चुके हैं कि भाई इस तरह की कोई मूवमेंट ग्राउंड पे तो है ही नहीं इंडिया में। प्रॉब्लम क्या है? काउंटर नहीं किया जा रहा इनको। इनको अपना नैरेटिव डालने की इजाजत मिल रही है, स्पेस मिल रहा है बिना किसी काउंटर के। दैट इज द प्रॉब्लम। जी जुनैद, आप कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला। यही है, कुछ भी बोलो, कभी जो जो नैरेटिव सूट करे वो आप बोलते जाओ। बिल्कुल। इफेक्ट आएगा और आ रहा है पंजाबियों के साथ। अभी देखे ना, केजरीवाल जो है दिल्ली में उसको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया है। पूरा इलेक्शन जो है वो रिग कर रहे हैं, लोगों को जो है वो डिस्क्वालीफाई करके, जैसा जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है उसकी उसके तकरीबन 40% वाओ! वाओ! और सोचो जो यार, हुआ उसका 40% कर रहे हैं। नखे कुछ भी। कभी बोलो कभी बोलो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, कभी बोलो कि हम हमारे यहाँ कॉपी करके रीग किए जा रहे हैं। तो कमाल है भाई, रिगिंग हो रही है। हम्म। रिगिंग हो रही कभी है। रिगिंग हो रही है, कभी फ्री एंड फेयर हो रहा है। बिल्कुल। हम्म। तो अब क्या कहो, एक कंफ्यूज्ड आदमी है और कंफ्यूज बातें कर रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये बड़ा मतलब बेचारा ही सफर्ड लॉट, बड़ी बड़े डंडे खा लिए भाई ने। क्या कहा जाए? तो आई डोंट नो, दिस इज क्रेजी। हिंदुस्तान में अब हो रहा है, जो कि बड़ी उस हिसाब से एक बड़ी फिक्र की बात है। सो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की खामोशी और रीजन की खामोशी जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही है हिंदुस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म को। तो साहब आप बड़ी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, मतलब आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक पल लूँगा यहाँ पर आपसे, और वो इसलिए कि एक बात पे कमेंट रह गया। वो जो उन्होंने कहा कि ये तीनों मुल्क यानी कि कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन अजीत डोवल पे पर्सोना नॉन ग्राटा जो है उसको कर रहे हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, डोवल साहब ये हमारे फवाद चौधरी साहब भूल जाते हैं कि इन्हीं डोवल साहब को 2015 में ये इंटरव्यू करने के लिए धक्के आ रहे थे। ये धक्के आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे इस बात के लिए कि यार ये उन दिनों चैनल 92 में होते थे, एंड ही वाज हेल बेंट कि मुझे समहाउ इंटरव्यू दिला दो उनका। तो अगर वो ऐसे ही पर्सन नॉन ग्राटा थे तो आप काहे का इंटरव्यू कर रहे थे उनसे भाई? और जो बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज हैं, मैं कितनों के नाम गिनाऊं जिनको ये इंटरव्यू करना चाहते थे, लोगों को मिलवाना चाह रहे थे अपने आगे। क्या 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 यार, आई मीन I really don't understand. I'm sad to see the man, कि क्या क्या हालत हो रही है, मतलब डोवल साहब के बारे में ऐसे बोलना कमाल है।
मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, पर अभी इनके करंट जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इंटरव्यू मिल जाए। पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमने एक इस्लामिक स्टेट बनना है 1947 में। आज इंडिया फैसला कर रहा है हिंदू स्टेट बनने की। क्या इससे कोई पाकिस्तान को मसला होना चाहिए अगर इंडिया के लोग हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि जी क्यों अब वो हिंदू रियासत बनना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लोगों का हक नहीं है हिंदू स्टेट बनाना। नहीं, देखिए बात मैंने आपको अल्टीमेटली तो जो वोटर फैसला करेगा वो होगा, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में फेयरनेस तो होनी चाहिए ना। लोगों को तो पता हो ना कि क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। पहली बात तो मैं आप बिल्कुल आप इसके ऊपर दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान जो था वो रिलीजियस स्टेट नहीं थी। इस्लामी स्टेट का मतलब ये था कि जो जिन्ना साहब जो थे, कायद मोहम्मद अली जिन्ना तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं थे। ये जो बना था पाकिस्तान, ये बना था कम्युनल राइट्स, कम्युनल पॉलिटिकल राइट्स की को सेफ गार्ड करने के लिए। देखिए ना, दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे मुसलमानों में, एक अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट था और एक देवबंद स्कूल ऑफ थॉट था। अगर पाकिस्तान ने रिलीजियस की तरफ जाना होता तो फिर हम तो मौलाना महमूदुल हसन साहब के जो स्कूल ऑफ थॉट था फिर तो हम उधर चलते ना। ऐसा नहीं हुआ। जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट था, जो मॉडर्न एक इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट देता था, जिसको इलामा इकबाल रिप्रेजेंट करते थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंट करते थे, और उससे पहले ज़ाहिर है सर सैयद अहमद ख़ान रिप्रेजेंट करते थे। तो सर सैयद के ऊपर, इकबाल के ऊपर, कायद-ए-आज़म, तीनों के ऊपर जो मुस्लिम मुल्ला थे उन्होंने तो कुफ्र का फतवा लगा दिया था। तीनों को जो है वो काफिर डिक्लेयर कर दिया था। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान एक मजहबी रियासत के लिए के तौर पे तो नहीं बना था। ये तो एक मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था। और अगर आप 1916 में लखनऊ पैक्ट देखें या फिर 1928 के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नुकात हैं वो देखें, और या फिर आके आप 1946 में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर जो उन्होंने पहले हामी भरी थी वो देखें। सारे बड़े इवेंट्स इसको जो है वो कंफर्म करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड ए कम्युनल राइट्स सॉल्यूशन। वो हिंदुस्तान के अंदर रह के भी हो सकता था, हिंदुस्तान में एक बंटवारे के ज़रिए भी हो सकता था। बंटवारा जो था वो जिन्ना साहब की आखिरी ऑप्शन थी। उनकी पहली ऑप्शन ये थी कि कम्युनल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए। लेकिन वो उस वक़्त फिर जवाहरलाल नेहरू ने और पटेल ने जो रोल अदा किया, और जिसके नतीजे में पार्टीशन जो थी वो इनेविटेबल हो गई, वो तो अब हमारे सामने है। लेकिन हिंदुस्तान में जो मैं आपको वापस उस आर्गुमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो नेहरू हमेशा उन्होंने कायद-ए-आज़म को दिया और लॉर्ड माउंटबेटन को भी दिया। उन्होंने कहा देखिए 80% हिंदू हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो आपको याद होगा कि जब ये हुआ था इधर शिमला में जो आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई लॉर्ड माउंटबेटन की, तो उन्होंने कहा कि 5 मुसलमान नुमाइंदे होंगे और 5 जो है वो कांग्रेस के लोग होंगे दूसरे। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, आप हमें नॉमिनेशन की इजाज़त दें, जो मुसलमान नुमाइंदे होंगे 2। तो जिन्ना साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम नॉमिनेट करेंगे। तो नेहरू ने ये कहा कि देखिए हम 80% जो हिंदू है उसकी मेजॉरिटी जो है वो हिंदू स्टेट नहीं बनने देगी कभी हिंदुस्तान को। तो जिन्ना साहब के जो फियर्स हैं विज़ हिंदू स्टेट और मुसलमानों के राइट्स वो गलत हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं वो कभी हिंदुस्तान को एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट नहीं बनने देंगे, कभी एक हिंदू स्टेट नहीं बनने देंगे। ये हिंदू महासभा का 1920 ऑनवर्ड जो था वो कोशिश थी कि ये एक हिंदू मुल्क बने, बट जो बनाने वाले थे हिंदुस्तान, उसमें तो उनको यकीन था कि कभी हिंदू स्टेट नहीं बनेगी। दैट्स वाई जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है हिंदुस्तान की, वो 1947 में ही रख दी गई थी जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। और अब ये जो नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेना चाहता है, ये बेसिकली तो हिंदुस्तान के आइन को बदलना चाहते हैं, और हिंदू महासभा इसको एक हिंदू स्टेट बनाना चाहती है। सो अगर वहाँ का 80% हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है और चाहता है कि एक हिंदू महासभा की फ़िलॉसफी वहाँ पे आए, इससे रीजन तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी ना। 20% मुसलमानों का मतलब ये है वहाँ पर कि तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान, तो 20-22 करोड़ मुसलमान जो है वो कैसे एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुल्क में रहेगा। वहाँ पे तो बहुत फसाद हो जाएगा। और उस कमाल है भाई, इनसे पूछो, कमाल है मतलब ये आदमी। माइनॉरिटी में कोई जी जुनैद बोले।
जी जुनैद बोले। ये मतलब ये क्या बोल रहे हैं? मतलब कि हमारे यहाँ 80% हिंदू रेडिकलाइज़ हो चुका है, आतंकवादी बन चुका है, इनका यही कहने का मतलब है ना? फिर कभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर शऊर है, ऐसा फिर कभी बोलते हैं कि रेडिकलाइज़ हुए तो पाकिस्तान को खतरा है, इस पूरे रीजन को खतरा है। कभी ये बताएँगे कि भारत ने कब इस तरह की एक्टिविटी की है? कभी कोई एक हिंदू का नाम बता दे जिसने कोई टेररिज़्म रिलेटेड एक्ट किया हो, ठीक है? वो ले दे के वो लिट्टे का लेके आते हैं श्रीलंका वाला। तो वो श्रीलंका का जो इश्यू था वो श्रीलंका तक लिमिटेड था, उसका ग्लोबल कोई इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन जब ये जो बिल्कुल। इस्लामिक जिहाद जब शुरू होता है, तो ये कभी भी हुँ, उस रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता, ये हमेशा ग्लोबल जिहाद के साथ मर्ज हो जाता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, ठीक बिल्कुल। है? हमारे यहाँ कश्मीर का जो जिहाद है, वो उसके ग्लोबल एस्पिरेशन थे। सिर्फ़ जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो ये जो जिहाद की जो पूरी जो फैक्ट्री चली, इसमें सिर्फ़ एक तालिबान का एक चैप्टर था जिसने अपने आप को लिमिटेड रखा, एक रीजन तक। उनका ग्लोबल एक्सपेंशन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन उसके अलावा ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि ये जो पीएलए जो पैलेस्टाइन में जितने भी ग्रुप्स हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद से वो क्या करेंगे? वो पूरे रीजन में एक्सपेंड होंगे और उनका एक्सपेंशन का फॉल आउट यूरोप देखेगा, भारत देखेगा, ठीक है? तो वो वहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, ठीक है? ये बात हमको आपको समझनी पड़ेगी और ये एक बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी अगर फवाद पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें पढ़ के आए हैं फवाद चौधरी साहब, ठीक है? कभी जी छोड़े क्या बोले, जेल में जाके लोगों के दिमाग ठीक होते, इनका दिमाग के कल पुर्जे हिल गए हैं। आप सोचो ना कि अकेले हिंदू पॉपुलेशन को लेकर इंडिया की 3 बार स्टेटमेंट मिल चुके हैं अब तक। शुरू में वाइज़ थी, हुँ, फिर वो पता नहीं रेडिकलाइज़्ड हो गई, वो पता नहीं अब एक्सट्रीमिस्ट हो गई, खुदा जाने क्या हो गया है। हुँ। उस फसाद के असरात पूरी रीजन पे आएंगे, पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा आएंगे। हुँ। बिल्कुल सर, थोड़ा-सा आप वक़्त देते हैं, आप जब हुकूमत में थे तो उस वक़्त भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से। सर आपको नहीं लगता कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने, तो उन्होंने पूरा 1 साल इंतज़ार करते रहे और स्टेटमेंट्स देते रहे कि हम जब नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्शन जीत के आएँगे तो हम भारत से बात करेंगे। और फिर उससे पहले उन्होंने क्या किया कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। आपको नहीं लगता कि जब आप भी उस वक़्त मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंप्लीटली मिसकैलकुलेट कर गए और रीड ही नहीं कर सके कि इंडियन लीडरशिप जो है, वो हमसे बात नहीं करना चाह रही है। इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत इंतज़ार करती रही, उन्होंने कश्मीर का सिंगल हैंडेडली स्टेटस चेंज कर दिया और पाकिस्तान खड़े का खड़ा रहा। आप लगता है कि मिसकैलकुलेशन हुई उस वक़्त हुकूमत से? नहीं, मिसकैलकुलेशन नहीं इशू। इशू ये था कि जो उम्मीद थी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों ही हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हामी थे और ये अनफॉर्चुनेट है कि नरेंद्र मोदी ने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना, हमारी तो यही मुसीबत रहती है कि सिविल और फौजी एक पेज पे नहीं होते मामलात के ऊपर। लेकिन ये वो एक दौर था जिसमें हिंदुस्तान को लेके जनरल इमरान खान की और जनरल बाजवा की सोच ये थी कि हमें नॉर्मलाइज करना है और वो करना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये किया कि उस वक़्त वो योगी जैसे जो उनके अपने इंटरनल आई वुड से पिलर्स हैं उनकी पार्टी के और उनकी अपनी बीजेपी एस्टैब्लिशमेंट के, इन्होंने वहाँ पे जो एक हिंदू एजेंडा था उसको अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़ा करना शुरू कर दिया। सो जहाँ पाकिस्तान जो था वो देख रहा था कि जिस तरह आपको याद होगा इमरान खान ने इंटरव्यू दिया कि अभी अगर नरेंद्र मोदी आ जाएं तो चांसेस शायद बढ़ जाएं सेटलमेंट के, जिस पे उन पर बड़ी तनकीद भी हुई कि आप तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं ये वो। लेकिन इमरान खान बेसिकली ये कह रहे थे कि माना ये जाता है कि राइट विंगर होगा तो ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। जैसे आपको पता है कि मुशर्रफ साहब जब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत चीज़ें बेहतर होगी। कश्मीर का मसला बहुत करीब था उस वक्त सॉल्व होने के, लेकिन उसके लिए जो वाजपेयी जो थे वो एक विजनरी आदमी थे, वो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनका एक अदबी आदमी थे और उनका एक वो और थे तो वो बीजेपी के और वो भी हिंदू राइट विंग के आदमी थे। लेकिन उनकी जो एक इंटरनेशनल
आई वुड से कि जो एक्सपोजर था वो बड़ा डिफरेंट था और उनकी एक बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रांग थी। नरेंद्र मोदी की तो कोई बैकग्राउंड नहीं है और इंटरनेशनल एक्सपोजर तो उनका है ही नहीं। वो तो एक बड़े छोटे से एक स्पेक्ट्रम में रहते हैं और उसी में उनको इस वक्त जो है वो फ़ायदा भी हो रहा है। तो ख्याल ये था कि मोदी जीतेंगे, राइट विंग जीतेगी तो बातचीत होगी। उस आप सोचे जरा कमाल है, कि जब मोदी जी से का गुजरात कोई ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है। और बाय द वे और ग्लोबल ऑब्जेक्शन तो एक्सपोजर चीमा नहीं से है भी तो होना पूरी चाहिए। दुनिया मोदी-मोदी बोल रही है। एग्जैक्टली और दूसरा ये देखो कि हुँ, पूरे इंटरव्यू में अब तक कम से कम 4 बार चीमा साहब जो हैं वो अनएजुकेटेड बोल चुके हैं, इलिटरेट बोल चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को। किस हक से भाई? हुँ, कौन है आप? तुम पहले पीएचडी लिखना सीख लो। हुँ? पीएचडी कैसे लिखते हैं? देखा है भाई? हुँ। आप पहले अपने बायो में जाकर देखिए पीएचडी कैसे लिखा आपने। फिर चेक करिए, फिर आगे सर बात लिखना करिए। छोड़िए, एक ढंग का हाई क्वालिटी पीएचडी पेपर एक बार पढ़ के तो देखें, उसको एनालाइज़ करके बताएँ तो सही इसमें लिखा क्या हुआ है। मतलब हद हो गई। आप मतलब कमाल करते हैं चीमा साहब भी ना, मतलब काउंटर उनको कर नहीं रहे हैं किसी चीज़ पे। एक आपने प्लेटफ़ॉर्म पकड़ाया हुआ है उनको कि वो कुछ भी बोले जाएँ और आप उनको काउंटर ही नहीं करेंगे। तो इंटरव्यू किया हो तो मोनोलॉग हो रहा है। तो एनीवे क्या कहा जाए? अब मैं इससे बड़े झूठ को बोल सकते हैं। क्या कहा जाए? जिन्हें तुम कुछ कहोगे? नहीं, नहीं सर, क्या बोले, मोदी जी का ग्लोबल एक्सपोज़र नहीं है, उसने अपने ठीक है ना, इंटरनल हिंदुत्ववादी हैं। पॉलिटिक्स के प्रेशर में और ये आके जो बिल्कुल। इंटरनल पॉलिटिक्स हुँ। का प्रेशर बड़ा अजीब मतलब बात है। मुझे लगता है कि मैं अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ कि आदमी मिनिस्टर कैसे रहा? वो भी मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्ट्री, इसको कैसे पकड़ाई गई? जब आपको स वो बिल्कुल बात क्या करोगे भारत से जब आईटी आपको का पता ही नहीं है मिनिस्टर, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर। हुँ। हुँ, हुँ, और आपको याद होगा कि ये कोविड की ना वेंटिलेशन की मशीनें भी बना रहे थे। पता लगा बनी है कि नहीं? हुँ, और ये इस चक्कर में थे कि हम तो बनाएँगे भी, एक्सपोर्ट भी शुरू कर देंगे तुरंत, महीने भर में। हुँ। तो ये वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। ये सुनहरा मौका गंवा दिया जब इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते थे। और अब तो खैर ये मौका गुजर गया है और अब नहीं मुझे लगता कि जल्दी ये बात दोबारा पटड़ी पे आएगी। तो सब आपने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी का ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उनके दौर में तो वो यूएई के बहुत करीब हो गए हैं, सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, ओआईसी के तमाम ममालिक के। आप जब कश्मीर का स्टेटस बदला तो तमाम अरब ममालिक ने उनको हार पहनाए। जो हमारे यहाँ आप भी उस वक्त आई थिंक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, क्वाड जैसे ग्रुप्स में हैं, I2U2 हुँ। जैसे ग्रुप्स में हैं, दुनिया के तमाम बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स में है, G20 उन्होंने कराई। तो ये तो फिर उनको तो फॉरेन पॉलिसी का बड़े अच्छे से पता है, या बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं, डिस्पाइट ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि वो गुजरात में क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते रहे, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस का नहीं पता। तो आपका नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने? नहीं देखिए ना, इनका अरब कंट्रीज के साथ आना या जो चीज़ें होना वो तो हमारा फेलियर है ना। वो तो हम नहीं कर सके। उनको जो भी हमें चाहिए थी लॉबिंग या जो भी हमें मुसलमानों, आप देखें कितना जुल्म है कि यूएई में जाके वो मंदिर ओपन कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी है। और यूएई के हुक्मरानों को इतनी तौफीक नहीं हुई बात करने की कि आप कम अज़ कम जो है इतना बड़ा हम आपको ये मंदिर यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं बनाने को, तो आप मस्जिदें तो ना तोड़ें। अब वो वहाँ पे उन्होंने वो मस्जिद तोड़ी, अब औरंगज़ेब मस्जिद जो है वो शहीद करने जा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर है। तो अगर मुसलमान, ये एक तो अरबियों में ना ये कॉम्प्लेक्स भी अब ज़रा देखें, ये जिस औरंगज़ेब मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये वापी वापी की बात कर रहे हैं। आप ज़रा देखें हुँ, मित्रों हुँ, कि जिस महिला को ये लोग, वो जो औरंगज़ेब पे किताब लिखी है उसने, क्या नाम है, जो भी कार्टून है इसको बुलाते रहते हैं। आप ज़रा सोचिए, इवन वो, आपको याद होगा जिसमें मैंने आपको व सिद्धार्थ वरदराजन वाला वीडियो दिखाया था नजम सेठी के साथ में, वो भी वहाँ बैठकर कह रही हुँ, थी कि ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई है और बाकायदा सारे के सारे सिंबल छोड़े गए हैं। ये महोदय उस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। मतलब वापी वाले केस पर तो कोई दुनिया का एक आदमी नहीं है जो साला क्वेश्चन उठा रहा हो। ये उस पर भी टू-टू कर रहे हैं। और और बाय द वे, आप ही होते तो क्या कर लेते? कश्मीर पे आपने कितनी सपोर्ट जनरेट कर ली थी यूएई से या ओआईसी से? कौन बोला था उसमें आपके लिए? हुँ। तब तो आप पावर में थे भई, तो आपने क्या किया?
ये इनको ये समझ में नहीं आ सही रहा है कि बात। दुनिया बदल गई है और वो अब लोग अपनी-अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं, लोग अपने-अपने मुल्क सँभाल रहे हैं, ना कि तुम्हारी आइडियोलॉजी लेके कोई बैठा हुआ है। जुनैद आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कुछ नया ऐड करने को नहीं है। आपने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर दी। आ गया है। ये जो नई जनरेशन आई है अरबियों की, उनमें ये कॉम्प्लेक्स है कि हमने खुद को मुसलमान से वो थोड़ा दूर करना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी एक एक्सट्रीम है। आपको बैलेंस तो नहीं ना लूज करना होगा। हर आदमी एक्सट्रीम है, राइट्स तो यही है जो पूरी जो है दुनिया वो में उनके सबसे ऊपर सही तो आपने लोग हैं। खड़ा होना। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है मैं बोल रहा जी? हूँ पूरी दुनिया एक्सट्रीम है, अरबी एक्सट्रीम है, पूरी दुनिया एक्सट्रीम है, अरबी एक्सट्रीम है, भारतीय एक्सट्रीम है, नेपाली एक्सट्रीम है, बांग्लादेशी एक्सट्रीम है, ठीक है ना? यूरोपियन भी एक्सट्रीम है। जो जो सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे प्यारे लोग हैं, सबसे दीनदार नेक लोग हैं, वो यही लोग हैं और कोई नहीं है। उनमें भी वो जो पीटीआई में है। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में भी सब बर्बादी है इनके लिए। वो आई वुड से कि हमारी एग्रेसिव हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नहीं हुई। हमारा फॉरेन ऑफिस का हाल भी तो आपको पता ही है, जैसे है वो गुजारे पे ही चल रहा है। वो पता ही नहीं चलता कौन किधर से एम्बेसडर लग जाता है, उधर से लग जाता है, इधर से लग गया, ना उसको पता होता एक्सपोजर का, ना कुछ, ना रेलिवेंट लोगों से कोई ताल्लुक, ना कम्युनिटी से कोई ताल्लुक। तो बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमने अपने डिप्लोमेसी में तो खुद को। और ये अरब मुल्क के साथ हमारी डिप्लोमेसी बहुत कमज़ोर है। अब तो देखिए हमें क्या, हम ऐसे ही वो अभी इसराइल के ऊपर सऊदी अरेबिया ने 5 इस्लामी मुल्कों को बुलाया मशवरे के लिए, तो पाकिस्तान उसमें शामिल ही नहीं था। तो क्या मतलब हमारी क्या हैसियत रह गई है इस वक्त इंटरनेशनली? आप दुख ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम। लोगों को भी हमारे को इतनी परवाह नहीं है, सिर्फ हमें समझ आ रही है कि बस हमारे बैगर्स ही जा रहे हैं बाहर और ये हो रहा है वो हो रहा है। ह्यूमिलिएटिंग फेज जहाँ से हम गुजर रहे हैं। सर साहब ये बताएं कि कहा जाता है कि जब एक कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम भारत से शुगर वगैरह आई थिंक शुगर एंड कॉटन इंपोर्ट करेंगे, तो कहा जाता है कि उस वक्त शेख रशीद, श्री मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, दे वर द हॉक्स। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर साहब आपको नहीं लगता कि हमें कुछ एवेन्यू खोलना चाहिए था? क्योंकि जब इमरान खान ने 370 बदलने के बाद पहले तो कहा जी कि ठीक है हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, उन्होंने हमें एमएफएन में वापस हो गया बजाय, और फिर हमने भी कुछ जो रेबीज़ की मेडिसिन है इंपोर्ट करना शुरू कर दी क्योंकि वो कहीं और से दुनिया से नहीं आती थी। आपको नहीं लगता कि इमरान खान या आपकी पार्टी के अंदर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हालात अच्छे थे, लेकिन हॉक्स भी अंदर ही थे जो समझते थे कि अगर हमने सपोर्ट किया तो हम कहीं पॉलिटिकल वेट ना लूज कर दें या पॉलिटिकल इररेलेवेंट ना हो जाएं क्योंकि हुकूमत के ऊपर उस वक्त प्रेशर थे? देखिए इमरान खान जो है ना वो कश्मीर के ऊपर बड़े सेंसिटिव थे और वो समझते थे कि ये कश्मीर के ऊपर जो 370 इन्होंने कर दिया उसके बाद हमारी कोई इनके साथ जो है वो नहीं होनी। लेकिन इस पर मैं आपको याद ये कराना चाहता हूँ, मसलन हमने पंजाबी फिल्में ओपन करवा ली, वो मैं उस पर लेके था। मैं इंडियन फिल्में भी ओपन करवाना चाहता था और हो जानी थी हमारी, लेकिन वो हमने फिर उसको बैन नहीं किया। एक दिन भी इंडियन मूवी हमने बैन नहीं की। इंडियन जो फिल्म मेकर है उसने पाकिस्तान में बीजेपी के डर से, मोदी के डर से फिल्में भेजना बंद कर दी। हमारे यहाँ बैन नहीं है इंडियन मूवी, लेकिन उन्होंने भेजना बंद कर दी। मेरा जो अपना नज़रिया है वो मैं शाह साहब से भी और शीरीन से भी और शेख साहब से भी डिफ़र करता रहा हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े। आम लोग हिंदुस्तान की पाकिस्तान से नफरत नहीं करते, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते। पाकिस्तान में तो एक्चुअली ज़्यादा वेलकमिंग है हम इस वक्त। बट एट द सेम टाइम हमें टुथ एंड नेल अपोज करना चाहिए बीजेपी, आरएसएस और हिंदू महासभा की पॉलिसीज़ को। सो आप डिफ्रेंशिएट करें, जहाँ पे आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है उन पॉलिसीज़ को आप इनकरेज करें और जहाँ पे उनकी अपोजिशन है उसको आप डट के अपोज करें। मसलन ये जो ट्रेड का मामला देखिए ना, पंजाब तो बड़ा इफेक्ट, पंजाब 65% पाकिस्तान है। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है, बलूचिस्तान ईरान के साथ ट्रेड कर सकता है, कराची सिंध के पास जो है वो अपनी समंदर है। पंजाब किसके साथ ट्रेड करेगा अगर हिंदुस्तान के साथ नहीं खुलेगा? सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाबियों को हो रहा है दोनों तरफ, और इसीलिए जो पंजाबी हैं वो पिस रहे हैं इस सारे झगड़े में। बाकी तो कश्मीरियों को नुकसान हो रहा है और पंजाबियों को नुकसान हो रहा है। तो इट हैज़ टू वी हैव टू कम ऑन सम काइंड ऑफ सेटलमेंट
और इसको हमें ये तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो खोलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि मोदी साहब जो थे वो पाकिस्तान आना चाहते थे और बलूचिस्तान के किसी इलाके में को रहना चाहते थे, और ये वैसी तो ये कैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट खुलेगा जब आपने इस देश की 80% जनसंख्या को रेडिकल अनाउंस कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि आपको पंजाब मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। जो पंजाबी मेंटेलिटी है उसको मिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी का जो हिंदू 80% है उससे तो इनको कोई लेने देने नहीं, क्योंकि वो तो सारा रेडिकलाइज्ड है। बस पंजाब मिला दो, क्योंकि वो सी से वो गुजरात से मिल क्यों जाएगा, चाहिए राजस्थान से मिल आपको? जाएगा, सन मिल जाएगा। आई मीन क्या कहने, मतलब हर चीज इस कंट्री में हिंदू बुरा, रेडिकलाइज्ड, हिंदू महासभा, हुँ। आरएसएस, सब मोदी, सब आपने गिन दिए, उसका तो पंजाब मिला दो। हुँ। आई मीन वो तो खोलना पड़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो खोलना पड़ेगा। नहीं साहब, फिल्में आपने इसलिए नहीं बंद की थी क्योंकि आपकी दुकान चलती थी उससे। आपके पार्टनर के सिनेमा हॉल है वहाँ पे, हुँ। लाहौर में, है नहीं? तो बेसिकली धंधे का सवाल था। तो काइंडली ये चीजें बिल्कुल सही छोड़े बात। सर। हाँ, हिंदुस्तान के पंजाबी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उसको जो सब्सिडीज मिलती हैं वो वैसे ही मिल रही हैं। जो सरकार परचेज करती है वो वैसे ही परचेज कर रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अपने फार्मर्स का हम ध्यान कर सकते हैं। और बाय द वे, जिस गंदम को हमें देना होता है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे उसे, तो हमें ज़्यादा दाम मिलेंगे, बजाय कि हम किसी पाकिस्तानी को दें। पाकिस्तानी को वैसी जेब में पैसे नहीं है। और जो बाजार का रेट है गंदम का, गेहूं का, इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है वो कहीं ज़्यादा है। तो हम क्यों ना उनको देंगे भाई, आपसे क्या लेना देना। और जहां तक आपकी बात है, खाओ ना यूक्रेन वाला, यूक्रेन से लो और खाओ, खा ही रहे हो, वही खाओ। जी जुनेद भाई। बिल्कुल सही बात है सर। और इनको इनके अंदर जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में इनको रीथिंक करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो चाहते क्या है। ठीक है, मतलब इतने रेसिस्ट, क्या बोलते हैं, जेनोफोबिक, ठीक है ना, टेररिस्ट, हाईली रेडिकलाइज से क्यों चाहिए इनको रिश्ते। और ये जो बातें बोल रहे हैं कि ट्रेड खोलना पड़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शुरू करने पड़ेंगे, बंद किसने किए थे? जुनेद, ये बेसिकली किस्सा ये है कि ये सबके सब पर्सनलाइज मामला है क्या। किसी की, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी की वहां पे बुटीक है, वो बुटीक का सामान चांदनी चौक से जाता है, नई सड़क से जाता है। तो वो एक ज़माना था कि वीज़ा लगा रहता था, आ गए, ले गए, चले गए, वहाँ जाके बेच दिया। यू सी, अब बहुत सारी दुकानें हो गई बंद, धंधा नहीं चलता, अपना बनता नहीं है, बाहर से आता नहीं है, जो बाहर से आता है वो महँगा आता है, तो बस इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है सारा। चाह क्या रहे हैं कि मीठा-मीठा, हप-हप, कड़वा-कड़वा थू-थू। हम हिंदुओं को गाली भी दे लें, हम हिंदुओं से फ़ायदा भी उठा लें, हम उनकी दुकान से सामान भी ले आएँ, हमारा फ़ायदा भी हो जाए और हम फिर भी गाली देते रहें। तो वो जो मोदी सही जी बात। ने 3 दिन पहले जो बात की है ना, कि भैया पाकिस्तान के साथ रिलेशन पे ताला लगा दिया मैंने, जाओ, 10 साल पहले ताला लग गया, अब नहीं कुछ हो सकता, कर लो जो करना है। तो हिंदुस्तान तो अपनी तरक्की कर ही रहा है, भुगतना आपको है, भुगतो। और आपको अगर तकलीफ हो रही है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बंद होने से, सो बी इट, बी आर हैप्पी अबाउट इट। क्या कहते हैं विनीत? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बातें मैंने सुनी थी, मैंने कहा मैं जस्ट आपसे ये कन्फर्म, आपके दौर में कुछ था ऐसा कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, जनरल बाजवा ने एग्री भी करवा लिया था, लेकिन खान साहब जो थे वो कहीं अड़ गए और कुछ इस तरह की बात हुई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कभी ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, बट आई बिलीव कि वहाँ पे एक मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी जो है, जहाँ पे शायद वो जाना चाहते हों, बट मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। और ये बात सही है कि बाजवा साहब नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग जो है वो बातचीत करना चाहते थे, और इमरान खान 370 के ऊपर, उसके ऊपर बात के बगैर बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये करतारपुर कॉरिडोर किसका इनिशिएटिव था, बाजवा साहब का या इमरान खान का? आई थिंक कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान भी, हिंदुस्तान में उनकी बहुत दोस्तियां हैं,
वो लोगों को जानते हैं, करते हैं। तो इमरान खान वाज़ वेरी कीन, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे आए और उन्होंने सारा किया था। लेकिन जनरल बाजवा जो थे वो भी बहुत कीन थे। तो इनिशिएटिव इस तरह के आपको पता है फ़ौज के बगैर होते ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो जनरल बाजवा इसमें बहुत कीन थे, उन्होंने इसको जो है वो आगे बढ़ाया और इमरान खान बहुत इस पे ही वाज़ हैप्पी। सो मुझे अब ये तो नहीं कह सकता मैं कि किसने प्रपोज़ किया था, शायद बाजवा साहब ने ही प्रपोज़ किया हो, लेकिन ये है कि इमरान खान ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया। सर, डिस्कशन को थोड़ा कंक्लूड करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को राहदारी दे देनी चाहिए भारत को, अगर वो अफगानिस्तान जाते हैं, अगर कल को आपकी हुकूमत आती है, आपने फिर इंशाल्लाह मिनिस्टर बनना है, तो आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस हवाले से कि अगर भारत चाहता है राहदारी मिले अफगानिस्तान, हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करें, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी पाकिस्तान ओपन अप होगा यहाँ के एक उसी नज़र से देखेगा कि इंडिया जो है वो उनके ट्रक आएंगे, उनमें जासूस आएंगे? आप क्या देखते हैं, ये राहदारी देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इंडिया को? देखिए, मेरे ख्याल में कमर्शियल इंटरेस्ट एक दूसरे मुल्कों में बढ़ेगा तो एक पीस आ सकता है। बट मुसीबत ये आ रही है इस वक्त कि आप कैसे इस नरेंद्र मोदी के साथ कैसे आप डील करें। एक बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट आदमी है जो मुसलमानों को सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहता है, जिसकी सारे जो आप इसकी योगी की बातें सुने और इसकी ये जो ईरानी है इसकी बातें सुने और इनके जो लोग हैं उनकी बातें सुने, तो उसके बाद वो कश्मीरियों के साथ जो ये कर रहे हैं, आर्टिकल 370 जो ख़त्म करके उन्होंने किया है, तो नरेंद्र मोदी के साथ तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स होप कि इंडियन वोटर जो है इसे मुस्तरद करे और कोई थोड़ी जो है वो बेहतर सरकार वहाँ पे आए, तो ही ये बात हो सकती थी। एक तरफा तो बातें नहीं होती ना, एक तरफा तो इज्जत नहीं होती, एक तरफा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जोर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है इंडिया को? कश्मीर का उन्होंने स्ट्रेटजी यूनिलैटरली चेंज कर दिया है। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया की सपोर्ट करती है। अगर उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तो अमेरिकन दुनिया कहती है कि जी ये उनका राइट टू रिस्पॉन्स है। हम क्या ऑफर कर सकते हैं कि इंडिया हमारे साथ टेबल पे बैठेगा, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ खुद आई डोंट थिंक सो। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उन्होंने कहा उनका राइट टू स्ट्राइक है। सर, सारी दुनिया, एवरीबॉडी वाज साइलेंट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई कैन टेल यू दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वेरी वेरी अपसेट। मेरा ख्याल है माइक पॉम्पियो थे एंड उन्होंने ये कहा था। नहीं, आई कैन वाउच फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वेरी एंग्री और उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत स्टर्न बात की थी। ये जो आपने किया है ये नाकाबिले कबूल है और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ फिर रिलेशनशिप भी इमरान खान का बहुत अच्छा बन गया था और इसके ऊपर बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो हमें मिली थी। लेकिन असल बात ये है कि आप ज़ाहिर है जंग तो एक एक्सट्रीम चीज़ है, उसके ऊपर तो आप हर बात के ऊपर नहीं जा सकते ना। लेकिन मेरी नज़र में जो नरेंद्र मोदी की जो एक्सपोज है, ये एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा देर रह नहीं सकते, ये एक्सपोज हो जाते हैं खुद ही अपनी बातों से। तो एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो है हमें चाहिए, उसको हम ये देखिए, एक चीज़ समझ लें, कभी यूनिलैटरल रिलेशनशिप नहीं होता। ये नहीं होता कि हम नीचे लेट जाएंगे तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कभी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ताल्लुकात में दूसरे को आपकी अहमियत समझनी होगी। मैं रोक रहा हूँ मित्रों यहाँ पर, इसलिए एक तो कंक्लूजन का जाहिर है हम लोग 2 मिनट का मुश्किल से बचा है, लेकिन जरा सोचो ये आदमी कितना झूठ बोल सकता है। मतलब वो ट्रम्प का नाम को लेकर जिन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? कब बोला था इन्होंने? मुझे कोट दिखा दें, जबकि ग्लोबल मीडिया ने, किसी ने कुछ नहीं बोला भारत के खिलाफ। इवन एक चाइनीज आदमी, ने भी एक कोई आवाज तो हो, कोई एक आवाज तो हो। तो किसी एक आवाज ने नहीं सर कहा। चाइनीज का भी, सर और ये कह चाइनीज रहा ने है भी ये नहीं, भारत का ऐसा नहीं विरोध है, नहीं आई किया कैन था। वाउच फॉर। हाँ, बिल्कुल। और ये कह रहा है आई कैन वाउच फॉर ट्रम्प। आई मीन हू द हेल, आई मीन व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट योर वॉच? वो तुम क्या वाउच करोगे? मतलब कि अरे यार, आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एनीवे यार, सर खत्म करो इसे। कुल अगर जमा आप बात समझते हैं ये कि है कि हम हिंदुस्तान के लिए लोग हमारी कोई दहशत अहमियत गर्द ही नहीं भूल है गए और हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम लोग तो सॉरी, सॉरी जुनैद, सर क्या कह रहे हो? कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको कंक्लूड करते हैं। सर इसको कंप्लीट कर ले फिर हम कंक्लूड हाँ, करते हैं। ताल्लुकात क्या बनने हैं? तो कुछ नहीं बनने। लेकिन मेरी नज़र में सब कॉन्टिनेंट स्टेबलाइज होता है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और इसके नतीजे में हमारी जो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वो भी इक्वलाइज होती है। सो डिपेंडेंस हमने अगर हिंदुस्तान इस रीजन को अगर हमने स्टेबलाइज करना है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात
इम्प्रूव होने, और अब बोनस हिंदुस्तान के ऊपर है, वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है या नहीं करना चाहता। नहीं करना नहीं चाहता करना तो चाहता। हिंदुस्तान की भी एक लिमिट है, इससे आगे वो नहीं जा सकता। सर ये तो फिर हमने सारा कुछ उन्हीं को दे दिया कि वो फैसला जी विनोद, क्या करें? हम नहीं करना चाहते ताल्लुकात ठीक जी करना, विनोद, कुछ कह सीधी रहे? बात है। हम मैं बोल रहा बिल्कुल। हूँ हम और दूसरी ताल्लुकात ठीक बात नहीं ये है, करना हमारे चाहते। है। हम तो और दहशतगर्द नहीं, ये मुल्क है बात ना, हम हमारे तो ऊपर आती एक्सट्रीम है। लोग हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये समझ नहीं आ रहा मेरे को सर कि ये हद सारी की सारी बात उठा हद के इंडिया के देखिए ऊपर क्यों डाल लगे? इंडिया आ जाता है। अबे तुम अपनी बात तो करो। सर हद देखिए, ये क्या बोलते हैं कि जी। 370 35 पे जब तक आएगा नहीं, तब तक हम बात नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं ये बातचीत का जो सारा सिलसिला है भारत के ऊपर है। फिर बोलते हैं कि भारत को बातचीत करनी चाहिए, ठीक है? और बातचीत किए बिना कोई रास्ता निकलेगा नहीं। तो बड़ा कन्फ्यूज़ सा मतलब मासला है, मामला है पूरा। इतना ही नहीं दोस्त, ये 370 और 35A को पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो जिस चीज़ को हुँ, तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुम्हारी फ़ौज ने कभी नहीं एक्सेप्ट किया, उस फ़ौज ने तुमको बताया है कि हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम उनको दोबारा कैसे माँग सकते हो? जो चीज़ तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं की। आपने तो कभी उसे लगाने को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब उसको करें दोबारा से लगा दो। ऐसे कैसे होता है? सर कन्फ्यूजन। करेंगे, हम मैं तो आपको फैसला नहीं कर फ्रैंकली सकते। बताऊँ, क्योंकि जातीय अगर उद्देश्य हो रही दोबारा है हमने ना, लगा भी हमने तो दिया 370 नहीं लगाया ना कश्मीर में, हम तो अरे यार! हाँ, क्या हमने करें? दोबारा अगर कश्मीर में 370 हमने दोबारा कश्मीर में 370 लगा भी दिया, तो भी ये विरोध कर रहे होंगे कि क्यों लगा दिया? हाँ, हाँ, और क्या? इनको करना ही करना है। बिल्कुल सही। मुसलमानों यहाँ पे जो है वो जो मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तान में हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा। यहाँ पे हिंदुओं के साथ वो तो नहीं हो रहा, या इसी तरह माइनॉरिटीज़ के साथ तो वो नहीं हो रहा। इंडिविजुअल ग्रुप्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल ग्रुप्स तो अच्छा, मुसलमानों के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना उनको स्टेट ओनरशिप तो नहीं है, बट टू बी फेयर विद क्या बात है? द कंटिन्यूटी ऑफ आवर लीडरशिप, बेशक इसमें सिविल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, नॉट विद द स्टैंडिंग पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जनरल बाजवा, जनाब आसिम मुनीर या पुराने तमाम जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं और तमाम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक कभी ये नहीं कहा कि मिनॉरिटीज़ को हकूक़ से महरूम करना एक पाकिस्तान की पॉलिसी है। कभी उन्होंने इनकरेज नहीं किया कि आप ये, किसी पोलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है कि वो इनकरेज करे कि आप किसी मिनॉरिटी के ऊपर जाके अटैक कर दें। सो हिंदुस्तान में तो मेन स्ट्रीम हो गई है ये बात, तो ओनस तो नहीं भी होगा ना जो कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, अक्सर भारत में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में किससे बात करें, सियासतदानों से करें, फ़ौज से करें। आपको क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान के सियासतदान इतने इकट्ठे हैं कि उनसे बात की जा सकती है, या कि फ़ौज से इक्वली दोनों से बात करनी पड़ेगी भारत को? ये ऐसे बहाने हैं। जब हम जा रहे, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने साइन किया था, जाके चले गए थे आगरा में, तो वाजपेयी से बात करते या उनके ब्यूरोक्रेटों से बात करते कि आपने क्या करना है। मुल्क एक सिस्टम में चलते हैं, इंडिविजुअल्स पे तो डिपेंडेंट नहीं होते। किसने कश्मीर का जो सोल्यूशन था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, किसने रोका था वाजपेयी को कि वो ना करें? वाजपेयी तो मान के गए थे। वाजपेयी जी के साथ तो हर चीज़ हो गई थी। क्या वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती मामलात में? और आज अगर कश्मीर का प्रॉब्लम आज बाकी है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की वजह से है। So let's not blame Pakistani establishment and politicians and try to, kind of play it up कि ये होगा और वो लेकिन होगा। वो कहते हैं कारगिल हमने करा दिया था, मामला तो तय हो तो गया। सियाचिन भी तो करा दिया था। कारगिल पे बड़ी तकलीफ है, सियाचिन पे तकलीफ नहीं है। अगर वो बुरा था तो ये भी बुरा था। थैंक यू वेरी बुरा मच फॉर था। चॉइस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग द कमर चीमा पॉडकास्ट। हमें अपना फीडबैक दीजिएगा चौर साहब के जो पॉडकास्ट